अध्याय 731 शत्रुओं का नाश होना चाहिए। दरार, हड्डियों के टूटने की स्पष्ट और मधुर ध्वनि गूंजी, और फिर लेंग वुशांग से एक तीखी चीख निकली, जबकि उसका शरीर उड़ गया। उसका दाहिना हाथ खून के फव्वारे के साथ उड़ गया। टकराना, लेंग वुशांग के नीचे की जमीन तुरंत टूट गई क्योंकि वह उस पर गिर गया। भले ही वह मरा नहीं था, लेकिन वह अपंग हो गया था, क्योंकि यांग ये की ताकत ने न केवल उसके दाहिने हाथ को उड़ा दिया था, बल्कि उसने लेंग वुशांग के शरीर की सभी हड्डियों को भी तोड़ दिया था। संक्षेप में, लेंग वुशांग पूरी तरह से अपंग हो गया था अगर उसके पास अपनी चोटों को ठीक करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के अनमोल खजाने नहीं थे। आसपास के अन्य लोग अचंभित रह गए। आखिरकार, एक 9वीं रैंक के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को एक ही हमले से एक पल में कुचल दिया गया था। ऐसा दृश्य आसपास के सभी लोगों के लिए बेहद चौंकाने वाला था। गोंग जियान, म्यूलिंग और अन्य लोगों की आंखें भी सदमे से भर गईं। यह विशेष रूप से गोंग जियान और म्यूलिंग के लिए था क्योंकि वे बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि 9वीं रैंक के मोनाक रियल्म विशेषज्ञ को तुरंत नष्ट करना क्या दर्शाता है। यह दर्शाता है कि यह बहुत संभावना है कि वह पवित्र रैंकिंग में चढ़ सकता है। साथ ही, यह दर्शाता है कि उनके सामने यह साथी, यांगमैन, उन दोनों से भी अधिक शक्तिशाली था। म्यूलिंग बहुत खुश थी जब उसने अपने सदमे पर काबू पा लिया क्योंकि उसने सही दांव लगाया था। आज से, लूनराइट हॉल में एक असाधारण प्रतिभा होगी जो शरीर को निखारने वाला होगा। यांग ये ने स्नो के विलाप के उन लोगों की ओर देखा, और इससे वे बार बार डर के मारे पीछे हट गए। यांग ये ने हमला नहीं किया, और वह बस उदासीनता से बोला, वापस जाओ और उस आदमी, स्नो के विलाप के मास्टर को बताओ कि यह आखिरी बार है। यह आखिरी बार है जब मैं दया दिखाऊंगा। अगर स्नो के विलाप ने फिर से मेरे साथ परेशानी की तलाश करने की हिम्मत की, तो यह सिर्फ कुछ लोगों की मौत के साथ खत्म नहीं होगा। यांग ये ने मुड़कर म्यूलिंग के समूह की ओर कदम बढ़ाया, जबकि वह बोल रहा था। इस बीच, लेंग वुशांग जो जमीन पर गड्ढे में लेटा हुआ था, उग्रता से बोला, चाहे तुम कोई भी हो, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। यांग ये ने हिलना बंद कर दिया। वह पीछे मुड़ा, और फिर लेंग वुशांग की ओर कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। इसके अलावा, वह चलते हुए बोला, वास्तव में, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें मारा या नहीं, क्योंकि तुम मेरे लिए महत्वहीन हो। हालांकि, मुझे धमकी देना पसंद नहीं है। इसलिए, तुम अब मर सकते हो। लेंग वुशांग की आंखों में दिखाई देने वाली क्रूरता तुरंत ही भय में बदल गई जब उसने यह सुना। दरअसल, अभी उसके दिल में भय था, और अभी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जल्द से जल्द वहां से चला जाए। उसने ये शब्द सिर्फ इसलिए कहे थे क्योंकि वह कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था। हालांकि, उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा यह आदमी वास्तव में उसे मारने का इरादा रखेगा। उसे रोको, लेंग वुशांग जोर से चिल्लाया। स्नो के विलाप के कई सदस्य हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनके सामने खड़ा आदमी बहुत ताकतवर था। वह इतना ताकतवर था कि उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। हालांकि, फिर भी कुछ लोग थे जो आगे बढ़े। एक दर्जन से ज्यादा मोनाक रियल्म विशेषज्ञ, जिनका लेंग वुशांग के साथ तुलनात्मक रूप से अच्छा रिश्ता था, यांग यी पर टूट पड़े। वे पीछे हटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और उन्होंने तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। क्योंकि वे लोग आगे बढ़ चुके थे, इसलिए कई अन्य लोग जो अभी भी हिचकिचा रहे थे, उन्होंने भी हिचकिचाना बंद कर दिया और आगे बढ़ गए। एक पल में, यांग यी लोगों के समुद्र से घिर गया। बैंग बैंग, लगातार विस्फोटों की आवाजें गूंजने लगीं और फिर एक के बाद एक आकृतियां उड़ती चली गईं। यांग ये ने खुद का बचाव करना पूरी तरह छोड़ दिया था, और उसने बस उनके हमलों को अपने शरीर पर टूटने दिया। बेशक, ऐसा नहीं था कि उसने बचने से इनकार कर दिया था, लेकिन वे बहुत ज्यादा थे, इसलिए वह बिल्कुल भी बच नहीं सका। जब यांग ये ने उस पर हमला किया तो वह वाकई बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने खुद को रोकना बंद कर दिया और हर मुक्का मारने के साथ अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसलिए, जिस भी दुश्मन को उसका मुक्का लगा, वह या तो मौके पर ही मारा गया या फिर जमीन पर भारी चोटों के साथ लकवाग्रस्त होकर पड़ा रहा। यह एक नरसंहार था। यांग यी सचमुच नरसंहार कर रहा था। शरीर को परिष्कृत करने वाले वास्तव में इतने दुर्जेय हैं। अनगिनत गहनज्ञ हैरान रह गए जब उन्होंने यांग ये को उनका वध करते देखा। बेशक, वे इस तथ्य से और भी अधिक हैरान थे कि यांग ये ने उन्हें इस तरह से मारने की हिम्मत की। यांग यी की हरकतों से गोंग जियान और म्यूलिंग भी हैरान थे। आखिरकार, वे प्राचीन शहर हॉलोज में थे। भले ही शहर में लड़ाई पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो, लेकिन बहुत कम लोग थे जो इस तरह खुलेआम दूसरों का कत्लेआम करने की हिम्मत रखते थे, क्योंकि उन सभी को अंत में अपनी अपनी चिंताएं थीं। हालांकि, यांग मैन नामक इस शरीर शोधक को न केवल कोई चिंता थी, बल्कि वह इसमें और अधिक लीन होता जा रहा था। उसे इस तरह से उनका वध जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। म्यूलिंग ने धीमी आवाज में कहा। फू जिनिक्सियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह असंभव है। जब तक स्नो के विलाप के वे साथी खुद को नहीं रोकेंगे, अन्यथा, वह बिल्कुल नहीं रुकेगा। अगर यांग ये रुकने वाला होता, तो फायर स्पिरिट रेस को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। रुको! अचानक, एक भयंकर चीख गूंजी, और इसने वहां मौजूद सभी लोगों के सिर हिला दिए, यहां तक कि उनके सिर भीगने लगे।
उनके चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि यह निश्चित रूप से एक अर्धसंत था। सचमुच, एक बूढ़ा आदमी यहाँ प्रकट हुआ। जैसे ही बूढ़ा आदमी आया, यांग यी और स्नो के विलाप के सदस्यों को तुरंत ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर द्वारा अलग कर दिया गया। यह एल्डरहे है, किसी ने आश्चर्य से कहा। म्यूलिंग का चेहरा तुरंत उतर गया जब उसने बूढ़े आदमी को देखा क्योंकि बूढ़े आदमी का स्नो के विलाप के मास्टर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। बेशक, हॉलोव्ड हॉल के भीतर हर एक समूह का अपना समर्थन था, और लूनाराइट हॉल का भी। हालांकि, समस्या यह थी कि यह बुजुर्ग स्नो के विलाप के पक्ष में खड़ा था। बूढ़े आदमी ने आसपास की जगहों पर नजर डाली, और उसने देखा कि जमीन पर करीब 200 लाशें पड़ी थीं। इसके अलावा, 20 से ज्यादा लाशें मोनार्क रियल्म विशेषज्ञों की थीं। उसने अपनी नजर हटा ली, और फिर यांग ये पर पड़ी और फिर उसने कहा, तुमने उन सभी को मार डाला। यांग ये ने सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी ताकत उनसे कहीं ज्यादा है, इसलिए तुम्हें उन्हें पीछे हटाना पड़ा। उन्हें इस तरह क्यों मारा? क्या ऐसी हरकतें उन विद्रोही गूढ़ लोगों की हरकतों से अलग हैं? यांग ये ने जवाब दिया, बड़े, आपको यह समझना होगा कि यह मैं नहीं था जिसने उन्हें मारने पर जोर दिया, यह वे थे जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। अगर मुझमें थोड़ी ताकत नहीं होती, तो शायद मैं और मेरा दोस्त अभी जमीन पर पड़े होते। इसके अलावा, जो लोग मारने का इरादा रखते हैं उन्हें मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। चूंकि वे मुझे मारना चाहते थे, इसलिए उन्हें अपनी मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। कितना दुस्साहस है! बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया, क्या ऐसी हरकतें उन विद्रोही गूढ़ लोगों की हरकतों से अलग हैं? अगर तुम्हें जीने दिया गया तो मेरी मानव जाति के अनगिनत कुलीन लोग मर जाएंगे। मैं मानव जाति की खातिर तुम्हारे जैसी विपत्ति को खत्म कर दूंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी दाहिनी हथेली यांग ये की ओर थपथपाई, और उसके जबरदस्त बल के कारण यांग ये के चारों ओर का स्थान संकुचित होकर विकृत हो गया। म्यूलिंग और अन्य लोग भयभीत थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एल्डरहे इस तरह से हमला करेंगे। उसने उसी समय लूनाराइट हॉल से मदद के लिए भेजा था जब एल्डरहे यहाँ आए थे, लेकिन एल्डरहे ने सीधे हमला कर दिया था। इसलिए, वह बस असहाय होकर देख सकती थी। आखिरकार, एक अर्धसंत का हमला कुछ ऐसा नहीं था जिसका वह विरोध कर सकती थी। स्नो के विलाप के सदस्य बहुत खुश थे। यह विशेष रूप से लेंग वुशांग के लिए था। उस क्षण वह हंस रहा था, और यह बहुत ही पागलपन भरी और क्रूर हंसी थी। बूढ़े आदमी के हमला करते ही यांग यी के चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया। उसने बूढ़े आदमी की हथेली पर अपनी मुट्ठी पटकने में संकोच नहीं किया। टकराना। टक्कर के जबरदस्त बल ने टक्कर के स्थान के आसपास के स्थान पर अनगिनत दरारें खोल दी, और बूढ़े आदमी के हमले के प्रचंड बल ने यांग यी को 30 मीटर पीछे धकेल दिया। म्यूलिंग, गोंजियान और अन्य लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, और उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। दूसरी ओर, लेंग वुशांग के चेहरे पर मुस्कान जम गई थी। उन्होंने एक अर्धसंत के हमले का विरोध किया। इस समय, एल्डरहे की आंखों में भी एक प्रकार का झटका सा लगा था। उसने सोचा था कि वह सम्राट क्षेत्र में उस चींटी को तुरंत नष्ट कर सकता था, लेकिन उसने कल्पना नहीं की थी कि यांग ये उसके हमले का बलपूर्वक विरोध करने में सक्षम होगा। इसके अलावा, यांग ये पूरी तरह से ठीक लग रहा था। पवित्र हॉल में ऐसा राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का प्रकट हुआ। एल्डरहे की आंखों में एक तरह की क्रूरता की झलक दिखाई दी, और उसके भीतर की गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक उमड़ने लगी। क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने यांग ये को मारने के इस अवसर का अभिलाभ नहीं उठाया, तो उसे भविष्य में ऐसा कोई अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि यांग ये में ताकत और क्षमता दोनों थी, इसलिए लूनाराइट हॉल उसे यांग ये को मारने की अनुमति बिल्कुल नहीं देगा। इसके अलावा, वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि उसके हमले के कारण उनके बीच दुश्मनी पैदा हो गई थी। इसलिए, उसके लिए सबसे अच्छा यही था कि वह इस राक्षसी प्रतिभा को खत्म कर दे, इससे पहले कि वह मजबूत हो जाए। एल्डरहे ने इस बिंदु तक सोचने के बाद झिझकना बंद कर दिया। उसने अपनी हथेली उठाई और तेजी से उसे यांग ये की ओर फिर से पटक दिया। 300 मीटर से अधिक चौड़ी एक विशाल हथेली चमकती हुई आगे बढ़ी, और वह अंतरिक्ष को चीरती हुई यांग ये के ऊपर दिखाई दी। उसके बाद, वह पहाड़ की तरह उसकी ओर टूटकर गिर पड़ी। हमले में निहित शक्तिशाली ऊर्जा के कारण यांग यी के आसपास की जमीन कांपने लगी, जबकि देखने वाले लोग भय से बार बार पीछे हटने लगे। यांग यी की आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा, जब उसने अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से प्रहार किया और हवा में उछल पड़ा। उसके बाद, उसने अपनी दोनों मुट्ठियां कस लीं और उन्हें उस विशाल हथेली पर पटक दिया। टकराना। विशाल हथेली हिंसक रूप से कांपने लगी जबकि उस पर अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं। हालांकि, विशाल हथेली ने उसे जमीन की ओर दबाते हुए यांग ये से एक मुंह खून छिड़का। ठीक उसी समय जब वह जमीन से टकराने वाला था, यांग ये ने अचानक अपनी मुट्ठियां पीछे खींच लीं और उन्हें फिर से ऊपर की ओर पटक दिया। टकराना। दर्शक आश्चर्य से देख रहे थे कि एल्डरहे का हमला टुकड़े टुकड़े हो गया। एल्डरहे ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी पलकें झपक गईं। उसे पता था कि उसने इस आदमी की ताकत और क्षमता को वाकई कम करके आंका था।
बेशक इसने उसे यांग ये को मारने के अपने इरादे को त्यागने के लिए मजबूर नहीं किया, और इसने उसे यह एहसास भी दिलाया कि वह यांग ये को बिल्कुल भी जीवित नहीं रहने दे सकता। अन्यथा यांग ये निश्चित रूप से भविष्य में उसके लिए खतरा बन जाएगा। जब वह एक बार फिर हमला करने वाला था तो अचानक एक बूढ़ा आदमी हवा में प्रकट हुआ। म्यूलिंग ने तुरंत राहत की सांस ली जब उसने बूढ़े आदमी को देखा, और फिर वह जल्दी से यांग ये के पास चली गई। उसने यांग ये को बूढ़े आदमी के पास ले जाकर कहा, म्यूलिंग और हमारे नए सदस्य यांगमैन एल्डरली को नमस्कार करते हैं। एल्डरली ने थोड़ा सिर हिलाया और उनकी नज़र यांग ये पर कुछ देर तक टिकी रही, फिर वे मुस्कुराए, बुरा नहीं, बुरा नहीं। शरीर को इस हद तक विकसित करना राक्षस जाति और शैतान जाति में भी दुर्लभ है। चिंता मत करो, चूंकि तुम लूनराइट हॉल में शामिल हो गए हो, तो मैं आज तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। जब वह इस बिंदु तक बोला तो वह मुड़ा और एल्डर हे की ओर देखा। एल्डर हे, क्या आप अब जाने वाले हैं, या हमें एक मुकाबला करना चाहिए? एल्डर हे के चेहरे पर एक उदास अभिव्यक्ति थी, और फिर उन्होंने यांग यी पर ठंडी नजर डाली और फिर वे मुड़े और स्नो के विलाप के सदस्यों के साथ चले गए। इस बीच म्यूलिंग ने कहा, यांगमैन, आप भविष्य में बिल्कुल भी इतने आवेगी नहीं हो सकते। यदि आप किसी को मारना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप उस व्यक्ति को मारने से पहले उसे चुनौती दें। दूसरे शब्दों में, यह सबसे अच्छा है कि आप इसे जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में करें। जब तक यह ऐसा है तब तक कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यहां तक कि बड़े बुजुर्ग भी नहीं कर सकते। यांग यी की आंखों के कोने हल्के से फड़क उठे, और फिर उसने कहा, स्नो लेमेंट का मुख्यालय कहाँ है? म्यूलिंग थोड़ा हैरान हुआ, तुम क्या करने की सोच रहे हो? यांग यी के मुंह के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी, चूंकि अब वे मेरे दुश्मन हैं तो उनका सफाया करना ही सबसे अच्छा है। क्या स्नो का विलाप उसे छोड़ देगा? नहीं, वे निश्चित रूप से बार बार ऐसा करेंगे। चूंकि यह ऐसा ही था, इसलिए क्या उनके द्वारा उसके लिए पैदा की गई परेशानी से निष्क्रिय रूप से निपटने के बजाय पहल करना बेहतर नहीं था? अध्याय 732 मौत का मुकाबला। प्राचीन शहर हॉलोज के दक्षिण में एक ऊंची मीनार थी। यह मीनार लगभग 3 किलोमीटर ऊंची और 300 मीटर चौड़ी थी। मीनार के शीर्ष पर 3 विशाल सुनहरे अक्षर टिंग जू लूप थे। भले ही स्नो का विलाप लूनराइट हॉल और एलायंस ऑफ सेबर एंड स्वॉर्ड से कमतर था, लेकिन वे दोनों समूह और यहां तक हॉलो रैंकिंग पर मौजूद जीनियस भी इससे काफी डरे हुए थे। क्योंकि स्नो के विलाप का संस्थापक एक राक्षसी जीनियस था जो कभी हॉलो रैंकिंग में प्रथम स्थान पर था। उस समय के दौरान लूनराइट हॉल और एलायंस ऑफ सेबर एंड स्वॉर्ड्स का निर्माण भी नहीं हुआ था। उस समय शहर की युवा पीढ़ी के लिए एकमात्र संगठन स्ट्रोज लेमेंट था। भले ही समय के साथ दुनिया बदल गई हो और स्ट्रोज लेमेंट का पतन हो गया हो, लेकिन इसके संसाधन और भंडार अभी भी मौजूद थे। यही मुख्य कारण था कि यह अभी भी अस्तित्व में था, भले ही इसकी समग्र शक्ति लूनराइट हॉल और एलायंस ऑफ सेबर एंड स्वॉर्ड से कमतर थी। यांग यी मजाक नहीं कर रहा था, और वह उस टॉवर के सामने पहुंच गया था जो स्नो के विलाप का था। हालांकि शहर में आकर उसने कभी परेशानी खड़ी करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन संयोगवश ऐसा हुआ कि दूसरों को उसका अपमान करना पड़ा। वह इसी तरह काम करता था। अगर कोई उसका थोड़ा सा भी आदर करता तो वह उसका और भी अधिक आदर करता, लेकिन अगर कोई उसका अनादर करता तो वह उसका आदर क्यों करे? स्नो के विलाप ने उसे कुचलने के लिए एक अर्ध संत को भेजा था, और इससे निस्संदेह वह क्रोधित हो गया था। म्यूलिन का समूह और अनगिनत अन्य गहन अध्ययनकर्ता जो शो देखने आए थे, यांग ये के पीछे खड़े थे। म्यूलिन की आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। उसने पहले भी यांग ये को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हुई थी। इस समय उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसे यांग ये से यह कहते हुए पछतावा हो रहा था कि अगर उसने जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में ऐसा किया तो उन्हें मार देना ठीक रहेगा। बेशक वह समझती थी कि अगर उसने वे शब्द न भी कहे होते तो भी मामला ऐसे ही खत्म नहीं होता। यांग यी की आंखों में ठंडी चमक चमक उठी जब उसने टॉवर के शीर्ष पर 3 पात्रों को देखा, और फिर उसने अचानक अपनी मुठ्ठियां आगे की ओर पटक दी। ऊर्जा की 2 लहरें हिंसक रूप से बाहर निकलीं और तुरंत उन पात्रों को नष्ट कर दिया। आज मैं यांग मैन स्नो के विलाप के ठीक सामने जीवन और मृत्यु का एक अखाड़ा स्थापित करूंगा। स्नो के विलाप का कोई भी गहरा ज्ञानी व्यक्ति जीवन और मृत्यु की लड़ाई में मुझसे लड़ने के लिए अखाड़े पर चढ़ सकता है। यांग ये की आवाज गहन ऊर्जा से भरी हुई थी, और यह एक वज्रपात की तरह आगे बढ़ी। क्या वह सचमुच पागल हो गया है? वह स्नो के विलाप को अकेले ही चुनौती देने का इरादा रखता है। क्या वह थोड़ा ज्यादा ही आश्वस्त नहीं हो रहा है? उसकी ताकत वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि वह अकेले ही पूरे स्नो के विलाप को चुनौती दे सकता है। उसका तो जिक्र ही न करें, यहां तक कि हॉलो रैंकिंग में शामिल राक्षसी प्रतिभाशाली लोग भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? बेशक शीर्ष 3 में शामिल वे 3 साथी बाहर रखे गए हैं। हे, कोई बात नहीं। उस आदमी, यांग मैन और स्नो के विलाप के बीच की दुश्मनी अब सुलझने लायक नहीं है। अगर स्नो का विलाप उसे यहीं और अभी मार सके तो यह ठीक रहेगा। वे बदला लेने में सक्षम होंगे और स्नो के विलाप की प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करेंगे।
लेकिन अगर वे असफल रहे, TSK स्नो का विलाप खत्म हो जाएगा। स्नो लेमेंट के मास्टर हमेशा से रहस्यमय रहे हैं। मैंने सुना है कि स्नो लेमेंट के कुछ मुख्य सदस्य भी उनसे नहीं मिले हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह खुद को दिखाएंगे। TSK मैं वास्तव में इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। कितना दुस्साहस। टॉवर के भीतर से एक भयंकर चीख गूंजी और फिर एक आकृति बाहर उड़ गई, जिसके पीछे अनगिनत अन्य डिपफोटर्स ने हमला कर दिया। समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति लगभग 20 वर्ष की आयु का एक युवक था। उसके हाथ में एक भाला था और वह भाला ठंडी और तीखी चमक के साथ टिमटिमा रहा था। जैसे ही वह यहां पहुंचा, उसने यांग ये को ठंडी निगाह से देखा, फिर उसने यांग ये के पीछे खड़े गोंग जियान और मू लिंग को देखा, और फिर उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। गोंग जियान को पता था कि युवक ने गलत समझा है, इसलिए उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, जू किंग, मैं यहाँ केवल शो देखने आया हूँ और कुछ नहीं। बोलते हुए उसने कृपाण और तलवारों के गठबंधन के सदस्यों को एक तरफ ले गया। जू किंग के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई और फिर उसने म्यूलिंग की तरफ देखा। म्यूलिंग कुछ कहने ही वाली थी कि यांग ये उसके सामने बोल पड़ा, उनकी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही तुम सब से लड़ने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं ही अकेला रहूंगा। जू किंग ने यांग ये को देखा और कहा, तुम वही आदमी हो, यांग मैन, जिसने स्ट्रोज लेमेंट के सदस्यों को मार डाला था। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैं हूँ। जू किंग की अभिव्यक्ति क्रूर हो गई जब उसने कहा, मैंने तुम्हें खोजने के लिए नहीं गया क्योंकि तुमने मेरे स्नो के विलाप के सदस्यों को मार डाला, फिर भी तुम वास्तव में हमें खोजने आए हो। ठीक है, इससे मेरा समय बच जाएगा। यांग ये ने अचानक म्यूलिंग की ओर देखा। म्यूलिंग एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने अपनी उंगली से उसे हिलाया और एक कागज का टुकड़ा जू किंग की ओर उड़ाया। उसने कहा, समझौते पर हस्ताक्षर करो। जू किंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली से कागज के टुकड़े पर खून की एक बूंद गिरा दी। उसके बाद उसका चेहरा यांग ये की ओर तेजी से चमका। उग्र ड्रैगन। जू किंग ने गुस्से से दहाड़ लगाई क्योंकि उसका भाला अचानक उसकी पकड़ से छूट गया और यांग ये की ओर चला गया। उसके भाले के चारों ओर की ऊर्जा अचानक एक विशाल ड्रैगन में बदल गई, और भाला उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह था क्योंकि उसने अपना विशाल मुंह खोला और यांग ये के सिर की ओर नीचे की ओर काट लिया। यांग ये ने कोई हरकत नहीं की, और जब वह उसके सामने 3 मीटर दूर पहुंचा तो उसने बस अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटक दी। हाँ, उसने कोई भी आकर्षक हरकत नहीं की, और उसने बस एक बहुत ही सरल मुक्का मारा। टकराना। उसके मुक्के की ताकत ने ड्रैगन को तुरंत ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस बीच जू किंग की आवाज यांग ये के सामने आ गई। हालांकि कुछ ही देर में जू किंग के चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि यांग ये ने उसके भाले की नोक पकड़ ली थी। बहुत कमजोर। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अचानक अपना दाहिना हाथ मोड़ दिया, जबकि उसके भीतर से एक शक्तिशाली बल निकला जिससे जू किंग का शरीर नष्ट हो गया। इस बीच यांग ये के हाथ में भाला अचानक उसकी पकड़ से बाहर निकल गया। अनुभव करना। भाला शू किंग के शरीर में घुस गया और फिर उसे 300 मीटर से अधिक दूर तक घसीटता हुआ टावर की दीवार पर जड़ दिया। जू किंग मर चुका था। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा था, क्योंकि यह एक और त्वरित विनाश था। वह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। म्यूलिंग भी ठीक इसी बात के बारे में सोच रही थी, क्योंकि इस क्षण तक उसके सामने यह आदमी, यांग मैन, अभी भी अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं कर पाया था। या यह कहा जाना चाहिए कि स्नो के विलाप के सदस्य उसे उसकी असली ताकत का खुलासा करने में सक्षम नहीं थे। उसे लगा कि शायद पहले का आधा संत भी उसे उसकी ताकत का सही सही खुलासा करने में असमर्थ रहा हो। इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली था। क्या वह हॉलो रैंकिंग के शीर्ष 10 विशेषज्ञों के बराबर है? कमजोर हो गया। अगला, यांग ये ने स्नो के विलाप के सदस्यों की ओर ठंडी नजर से देखा, जबकि उसकी आवाज में भावना का कोई अंश नहीं था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, स्नो के विलाप का मामला शांत करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह बिल्कुल यही चाहता था। हालांकि स्नो के विलाप के सदस्य उसके शब्दों से हताश थे, फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह स्नो के विलाप के 3 जनरलों में से एक, जू किंग को तुरंत नष्ट करने में सक्षम था। इसलिए अगर वे उससे लड़ते तो शायद उनके पास हमला करने का भी कोई मौका नहीं होता। इस बीच यांग यी के सामने एक बूढ़ा आदमी आया, और यह एल्डही था जिससे वह पहले मिल चुका था। इस समय एल्डहे के चेहरे पर एक भयावह रूप से उदास भाव था, और वह यांग ये को घूरते हुए बोला, युवक, मैं समझता हूं कि तुम युवा और जोश से भरे हुए हो, लेकिन जो लोग नहीं जानते कि कब रुकना है, वे आमतौर पर बहुत जल्दी मर जाते हैं, भले ही उनकी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता कितनी भी असाधारण क्यों ना हो। आखिरकार ऐसे लोग अभी भी कुछ लोगों के लिए चींटियों की तरह कमजोर हैं। यांग ये ने हंसते हुए कहा, मैंने अभी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आपने उसका नतीजा देख लिया है। इसके अलावा मैं आपकी निगाहों से यह समझ पा रही हूं कि अगर मैं अभी पीछे हट भी जाऊं तो भी आप मुझे मारना नहीं छोड़ेंगे। जब ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों करना चाहिए, है न? तुम मर जाओगे। एल्डहे ने यांग ये को घूरते हुए कहा, मैं कसम खाता हूं। यांग ये ने एल्डहे को घूरते हुए कहा, मैं मर सकता हूं, लेकिन यह बिल्कुल भी आपके हाथों नहीं होगा।
इसके अलावा अगर मैं मर भी गया तो मैं अपने साथ कुछ लोगों को भी नीचे घसीट कर ले जाऊंगा। क्या आप स्नो के विलाप की रक्षा नहीं करना चाहते थे? मैं उन्हें एक एक करके मार डालूंगा, जबकि आप देखेंगे। अगर बूढ़ा आदमी उसे मारना चाहता था तो उसे एक सुनसान जगह की तलाश करनी होगी, लेकिन क्या यांग ये ऐसी जगह पर उससे डरेगा? भले ही बूढ़ा आदमी एक अर्धसंत था, लेकिन वह गार्जियन लिन से भी कमतर था, जो अब प्राइमोडियल पैगोडा के भीतर एक तलवार सेवक था। यह बताने की जरूरत नहीं है कि यांग ये के पास दमन का पत्थर भी था। एल्दहे यांग ये को घूरते हुए एक हिंसक और क्रूर आभा से भर गया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय हमला कर देगा, लेकिन यांग ये का चेहरा शांत था और किसी भी तरह के डर से पूरी तरह रहित था। एल्दहे ने अंत में हमला नहीं किया क्योंकि उसके पास कोई कारण नहीं था, और उसके पास कोई मौका नहीं था। क्योंकि वह जानता था कि एल्दली यहाँ है, इसलिए अगर वह कोशिश करता तो उसे जरूर रोका जाता। ऐसा मत सोचो कि स्नो लेमेंट में कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। एल्दहे की छवि चमकी और उनके बोलना समाप्त करते ही वहीं गायब हो गई। म्यूलिंग ने राहत की सांस ली जब उसने यह देखा। भले ही उससे पहले वाले यांग मैन ने एल्दहे के 2 हमलों का विरोध किया था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह एक हाफ सेंट से लड़ सकता है। आखिरकार केवल पवित्र रैंकिंग में शीर्ष 3 पदों पर राक्षसी प्रतिभाएं ही मोनाक दायरे में रहते हुए हाफ सेंट से लड़ सकती हैं। दूसरी ओर, जबकि यांग मैन एक राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति था, उसे लगा कि उसकी तुलना उनसे करना असंभव था। लेकिन कोई बात नहीं, म्यूलिंग को लगा कि लूनाराइट हॉल को इन सबसे फायदा हुआ है। क्योंकि अगर यांग मैन आज सुरक्षित निकल सकता है, तो लूनाराइट हॉल की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और वह एलायंस ऑफ सेबर एंड स्वॉर्ड से भी आगे निकल जाएगी। बेशक, यह कार्य पूरा करना आसान नहीं था। यांग ये ने स्नो के विलाप के समर्थकों की ओर देखा जो उसके चारों ओर खड़े थे और कहा, क्या स्नो का विलाप मुझे मारना नहीं चाहता? मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, फिर भी तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते। या शायद स्नो के विलाप के सदस्य काय हैं, और तुम बस इतना जानते हो कि कमजोरों को कैसे धमकाया जाए और ताकतवरों से कैसे डरो। स्नो के विलाप के गूढ़ व्यक्ति क्रोधित थे और उनके सभी चेहरे लाल हो गए थे क्योंकि वे यांगे को घूर रहे थे। हालांकि यांगे द्वारा अभी अभी जुकिन को मार डालने का दृश्य उनके दिमाग में लगातार घूम रहा था। यद्यपि कई लोग डरे हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इस अपमान को सहन नहीं कर सके और उन्होंने जीवन मरण की लड़ाई के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। टकराना। एक आकृति उड़ती हुई दिखाई दी। यह एक और त्वरित विनाश था। कमजोर हो गया। अगला। यांगे की आवाज एक बार फिर गूंजी। यांगी की उन्हें तुरंत मार डालने की क्षमता ने उन्हें लगातार समझौते पर हस्ताक्षर करने से नहीं रोका। इसलिए कुछ ही समय बीता कि टावर के नीचे 1 दर्जन से ज्यादा लाशें पड़ी थीं। इस दृश्य ने कई लोगों को भयभीत कर दिया। अचानक गहरे सुनहरे दस्ताने पहने एक महिला यहां पहुंची। हे भगवान, यह पवित्र रैंकिंग में 10वें स्थान पर है, यू वुशुंग, जिसे मुट्ठी तानाशाह कहा जाता है। वह यहाँ क्या कर रही है? यह वास्तव में वह है। वह क्या कर रही है? हे भगवान, वह वास्तव में समझौते पर हस्ताक्षर करने का इरादा रखती है। वह वास्तव में स्नो के विलाप में मदद करने का इरादा रखती है। क्या हो रहा है? दर्शकों ने देखा कि उस महिला ने अपने खून की एक बूंद उस समझौते पर गिरा दी जो यांगी ने मौत के लिए तैयार किया था। एक बार हस्ताक्षर हो गए तो फिर मृत्यु का निर्णय होना ही था। अध्याय 733। मैं मांग नहीं रहा, मैं ले रहा हूं। क्या हो रहा है? म्यूलिंग की अभिव्यक्ति बेहद भद्दी थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यू वुशुंग, जो हॉलो रैंकिंग में 10वें स्थान पर था, यहां दिखाई देगा, और उसने कभी नहीं सोचा था कि यू वुशुंग वास्तव में स्नो के विलाप में मदद करेगा। यू वुशुंग कौन थी? वह एक असाधारण प्रतिभा थी जो हाल ही में पवित्र भूमि में प्रमुखता से उभरी थी। जब यू वुशुंग ने सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो उसने अपनी मुट्ठियों से पवित्र हॉल के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को परास्त कर दिया था, और उसने पवित्र रैंकिंग में 10वें स्थान पर बैठे राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों को भी नीचे गिरा दिया था। उसकी मुट्ठियां इतनी मजबूत थीं कि वे ड्रैगन को चीर सकती थीं। इसलिए उसे मुट्ठी तानाशाह कहा जाता था। इसका मतलब था कि उसकी मुट्ठियां पवित्र हॉल में सबसे मजबूत थीं। केवल काय ही कमजोरों का वध करते हैं। यू वुशुंग ने यांगे को देखा और उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। यांगे ने जवाब दिया, यह सबसे अच्छा है कि आप चले जाएं ताकि मुझे फिर से काय न बनना पड़े। वह स्वाभाविक रूप से समझ गई कि उसका क्या मतलब था, लेकिन वह गुस्सा नहीं हुई और इसके बजाय हंसी। क्या तुम्हें पता है? हॉलो रैंकिंग में 10वें स्थान पर रहने वाला वह व्यक्ति तुम्हारी तरह ही घमंडी था, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या हुआ? मैं तुम्हें जवाब बताती हूँ। मैंने एक ही मुक्का मारकर उसका सिर फोड़ दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हथौड़े से तरबूज को फोड़ दिया जाता है। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूंगी। यांगे ने कहा, आप इसे आजमा कर क्यों नहीं देखते? उसके मुंह के कोनों पर एक क्रूर अभिव्यक्ति उभरी, और वह बस हमला करने ही वाली थी कि म्यूलिंग ने बगल से अचानक कहा, यंग मिस यू, यह यांग मैन और स्नो के विलाप के बीच का मामला है। ऐसी किसी चीज में हस्तक्षेप क्यों करें?
यू वुशुंग ने अपनी बाईं छाती को हल्के से सहलाया और तभी वहां एक बर्फ का टुकड़ा दिखाई दिया। यह बर्फ के विलाप का प्रतीक था। म्यूलिंग और अन्य लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए और यहां तक शो देख रहे गोंग जियान ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब समझ जाओ, यू वुशुंग ने कहा। क्या तुम सच में स्नो के विलाप के सदस्य हो? म्यूलिंग ने गहरी सांस ली और फिर वह चौंक कर बोली। उसे उम्मीद नहीं थी कि यू वुशुंग, जो हॉलोव रैंकिंग में 10वें स्थान पर था, वास्तव में स्नो के विलाप का सदस्य होगा। ऐसा नहीं था कि शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोग समूहों में शामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन वे आमतौर पर ऐसा नहीं करते थे। क्योंकि चूंकि वे हॉलोव रैंकिंग में चढ़ सकते थे, इसलिए उनमें से हर एक के पास असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा थी और वे बहुत घमंडी थे। तो ऐसे अस्तित्व दूसरों के आदेशों का पालन कैसे कर सकते हैं? उसने कभी नहीं सोचा था कि हॉलोव रैंकिंग में 10वें स्थान पर रहने वाला व्यक्ति वास्तव में स्नो के विलाप में शामिल हो जाएगा। यह कुछ ऐसा था जिसे वह अपने दिमाग में नहीं ला सकी, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। म्यूलिंग ने देखा कि स्नो का विलाप काफी रहस्यमय था। म्यूलिंग और अन्य लोगों के सदमे के विपरीत, स्नो के विलाप के सदस्य बहुत खुश थे। इस समय यू वुशुंग अंधेरे में एक मशाल की तरह थी और उसने उन्हें रोशनी और उम्मीद दी। पवित्र रैंकिंग में 10वें स्थान पर मौजूद प्रतिभा वास्तव में हमारे स्नो के विलाप से संबंधित है। हाहा, यांग मैन मर चुका है। वह मर चुका है। हाहा, कमाल है। देखते हैं कि लूनाराइट हॉल और एलायंस ऑफ सेबर एंड स्वॉर्ड्स अब से हमारे सामने अहंकार से पेश आने की हिम्मत कैसे करते हैं। आज से हमारा स्नो लेमेंट सबसे मजबूत होगा। यू वुशुंग, यू वुशुंग, यू वुशुंग, मुट्ठी तानाशाह, मुट्ठी तानाशाह, मुट्ठी तानाशाह। इस समय स्ट्रोज लेमेंट के सभी सदस्य उत्साह से पागल हो रहे थे। क्या तुम्हारी मुट्ठियां बहुत मजबूत नहीं थीं? फिर मैं पहले उन्हें अपंग बना दूंगा और फिर धीरे धीरे तुम्हारी हर हड्डी तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि कोई भी मेरे स्नो के विलाप को रौंद नहीं सकता। यू वुशुंग धीरे धीरे यांग ये की ओर चली गई, जबकि उसके हाथों पर गहरे सुनहरे दस्ताने से धीरे धीरे कुछ सेंटीमीटर लंबे स्पाइक्स निकल रहे थे। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, यांग ये पहले से ही यू वुशुंग के सामने था। पहले की तरह उसने कोई तकनीक का उपयोग नहीं किया और बस अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटक दी। गति और शक्ति, यांग ये अभी यही प्रयोग कर रहे थे। जिसने मुट्ठी के इरादे को नहीं समझा है, वह वास्तव में मेरे सामने अपनी मुट्ठी लहराने की हिम्मत कैसे कर सकता है। भयंकर मुट्ठी का इरादा अचानक उसके भीतर से फूट पड़ा और ऐसा लगा जैसे भौतिक ऊर्जा यांग ये की ओर दबाव डाल रही हो। यांग ये की हमले की गति तुरंत धीमी हो गई जब यह उस पर उतरी। 10वें स्तर की मुट्ठी इरादा। म्यूलिंग और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि यू वुशुंग के पास केवल 9वें स्तर की मुट्ठी की मंशा थी जब उसने पिछली प्रतिभा से लड़ाई की थी जो पवित्र रैंकिंग में 10वें स्थान पर थी। हालांकि उसने वास्तव में एक महीने की छोटी अवधि में 10वां स्तर हासिल कर लिया था। क्या उसकी प्राकृतिक प्रतिभा थोड़ी ज्यादा डरावनी नहीं है? क्या यांग मैन जीत पाएगा? म्यूलिंग की भौहें कसकर एक साथ दब गईं क्योंकि उसे लगा कि यांग ये के जीतने की संभावना वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं थी। आखिरकार ऐसा लग रहा था कि उसने इस बिंदु तक कोई इरादा प्रकट नहीं किया था, और जो लोग इरादे को समझ चुके थे, वे उन लोगों की तुलना में थोड़े ज्यादा मजबूत नहीं थे जिन्होंने नहीं समझा था। यहाँ सबसे शांत और संयमित व्यक्ति फू जिनिक्सियन था, क्योंकि यहाँ किसी को भी इस बात की अधिक समझ नहीं थी कि यांग ये कितना भयानक था। वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसने पवित्र रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहने वाले अंतिम विशेषज्ञ को मार डाला था और उसने अर्ध संतों को भी मार डाला था। यदि हॉलोव ग्राउंड्स की युवा पीढ़ी में कोई ऐसा था जो यांग यी से लड़ सकता था, तो वे केवल हॉलोव रैंकिंग पर शीर्ष 2 राक्षसी प्रतिभाशाली लोग थे। बाकी लोगों के लिए, यदि वे उससे लड़े तो केवल मृत्यु ही उनका इंतजार कर रही थी। यांग ये की गति धीमी हो गई थी, लेकिन उसे एक बार फिर से गति बढ़ाने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसके अलावा उसकी गति और भी तेज होती जा रही थी। इससे यू वुशुंग के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को शांत किया और यांग ये के मुक्के के खिलाफ अपनी दाहिनी मुट्ठी से जोरदार प्रहार किया। उसे कभी भी किसी से मुक्केबाजी में डर नहीं लगा था। टकराना। यू वुशुंग लगभग 10 कदम पीछे हट गया, जबकि यांग ये केवल 1 कदम पीछे हटा। उनकी ताकत में अंतर स्पष्ट था। स्नो के विलाप के गूढ़ व्यक्ति जो अभी कुछ क्षण पहले तक उत्साहित थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन पर ठंडा पानी डाला गया हो और वे तुरंत वहीं जम गए। इस बीच म्यूलिंग पहले तो स्तब्ध रह गई और फिर वह बहुत खुश हो गई। बेशक उसकी आंखों में गहरी घबराहट और सदमा दिखाई दे रहा था। यांग मैन, जिसने किसी भी इरादे को नहीं समझा है, वह यू वुशुंग को कैसे पीछे हटा सकता है, जिसने 10वें स्तर के मुट्ठी इरादे को समझ लिया है। आसपास के कई लोगों के दिमाग खाली हो गए थे। दूसरी ओर यू वुशुंग का चेहरा सदमे से ढका हुआ था, क्योंकि उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वह मुट्ठियों की टक्कर में वास्तव में हार जाएगी। इसके अलावा उसका दुश्मन एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी साधना उससे कम थी और जिसने किसी भी इरादे को नहीं समझा था। यांग ये ने अपनी मुट्ठी पर नजर डाली और उसने देखा कि उसकी मुट्ठी पर कुछ धंसे हुए क्षेत्र थे। वे निशान थे जो यू वुशुंग के दस्ताने पीछे छोड़ गए थे।
उसने अपना सिर उठाकर यू वुशुंग को देखा और उसकी नज़र उसके दस्ताने पर पड़ी, इससे पहले कि वह कहता, तुम्हारे ये दस्ताने बुरे नहीं हैं, मुझे वे चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा? यू वुशुंग ने ठंडे स्वर में कहा। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आकृति फिर से उसी स्थान पर गायब हो गई। यू वुशुंग की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया क्योंकि यांग ये उसके सामने था और पहले की तरह ही उसकी मुट्ठी उसकी ओर नीचे की ओर टूट रही थी। पिछली टक्कर से मिली सीख अभी भी उसके दिमाग में थी, इसलिए यू वुशुंग ने इस बार खुद को रोकने की हिम्मत नहीं की। उसके अंदर की गहरी ऊर्जा और 10वें स्तर की मुट्ठी की मंशा उसकी मुट्ठी में पागलपन की हद तक उमड़ पड़ी और फिर उसने अपने शरीर की सारी ताकत का इस्तेमाल करके यांग ये की मुट्ठी पर अपनी मुट्ठी पटक दी। टकराना, एक और आमने सामने की टक्कर। दर्शकों ने देखा कि यू वुशुंग बार बार टक्कर से पीछे की ओर खिसक रहा था। हालांकि यांग ये इस बार बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा था। इतना ही नहीं, वह आगे की ओर बढ़ा और तुरंत यू वुशुंग के सामने आ गया और फिर एक और मुक्का मारा। टकराना, यू वुशुंग को एक बार फिर पीछे की ओर धकेला गया। उसके बाद दर्शकों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। यांग ये के हमलों से पहले यू वुशुंग के पास वापस लड़ने की क्षमता भी नहीं थी और वह पूरी तरह से दब गई थी। कुछ ही सांसों के समय के बाद वह कुछ 100 कदम पीछे हटी और वह अभी भी पीछे की ओर बढ़ रही थी। यू वुशुंग एक राक्षसी प्रतिभा थी जो पवित्र रैंकिंग में 10वें स्थान पर थी। आसपास के असंख्य लोग हैरान और आश्चर्यचकित थे। वह व्यक्ति वास्तव में कौन है? यांग मैन। टकराना, यू वुशुंग अब उसका विरोध नहीं कर पाए और वह उड़ गई और जमीन पर एक बड़ा गड्ढा खोल दिया। इसके अलावा दर्शकों ने देखा कि यू वुशुंग के हाथ अभी कांप रहे थे। हाँ, वे कांप रहे थे। यांग ये का शरीर कितना मजबूत था। संक्षेप में, अगर कोई अर्धसंत अपनी ताकत को सील कर दे और यांग ये से सिर्फ अपने शरीर की ताकत से लड़े, तो यांग ये उस अर्धसंत को मुक्के के बैग की तरह पीट सकता था। यदि यह केवल शारीरिक शक्ति और रक्षा के मामले में था, तो वह अर्धसंत क्षेत्र से पूरी तरह से आगे निकल गया था। यू वुशुंग की मुट्ठी में उपलब्धियां वास्तव में असाधारण थीं और यह विशेष रूप से उसके 10वें स्तर के मुट्ठी इरादे के लिए था। हालांकि उसने यांग ये का सामना किया था, इसलिए उसका दुखद अंत होना तय था। क्योंकि यांग ये के खिलाफ उसकी मुट्ठी का इरादा पूरी तरह से बेकार था। क्या मजाक है? क्या यांग ये जिसके पास एक स्तर का स्वर्ग रैंक तलवार इरादा था, वह अपने पृथ्वी रैंक मुट्ठी इरादे के दमन से डरेगी? यू वुशुंग ने उठने का प्रयास किया, लेकिन एक पैर उसके पेट पर पड़ा, जिससे वह वापस लेट गई। यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम मेरा सिर फोड़ना नहीं चाहती थी? लेकिन ऐसा लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। बोलते समय, यांग ये ने यू वुशुंग के हाथ पकड़ लिए और फिर थोड़ा बल लगाया। आह! दुख की एक तीखी चीख गूंजी क्योंकि यांग ये ने अपनी मुट्ठियां खींच लीं। यह दृश्य देखकर सभी दर्शकों के दिल ठंडे पड़ गए और यांग ये की ओर उनकी निगाहें भय से भर गईं। यांग ये ने हल्के से सिर हिलाया और अपने हाथ में पकड़े हुए गहरे सुनहरे दस्ताने को देखा और उसने कहा, बुरा नहीं है, वे दाव रैंक पर हैं। मैं उनसे काम चला सकता हूँ। यहाँ एक स्थानिक वलय भी है। बुरा नहीं है, मैं इसे ले लूंगा। मैं बाद में देखूंगा कि इसमें क्या है। मेरे पास अभी इसके लिए समय नहीं है। तुम मर चुकी हो। यू वुशुंग ने यांग ये को नाराजगी से देखा, जबकि उसका पूरा शरीर उस तीव्र दर्द से कांप रहा था जो उसने अनुभव किया था। तुम मर चुकी हो, चाहे तुम कोई भी हो। स्नो के विलाप का स्वामी तुम्हें जाने नहीं देगा। वह तुम्हें जाने नहीं देगा। सच में? यांग ये मुस्कुराया। अचानक, उसकी मुस्कान क्रूर हो गई क्योंकि उसने अपने दाहिने पैर से जोर से लात मारी। यू वुशुंग की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं क्योंकि उसका पैर उसके पेट पर लगा और उसे उड़ा दिया। अंत में, उसका शरीर टॉवर की दीवारों से टकरा गया। टकराना, यू वुशुंग का शरीर गूदे के ढेर में तब्दील हो गया। यू वुशुंग, जो पवित्र रैंकिंग में 10वें स्थान पर थी, मर चुकी थी। वह ऐसे ही मर गई। स्नो के विलाप के गहरे अर्थ वाले पीले पड़ गए और वे कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सके और यांगी को ऐसे देखने लगे जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। यांग ये ने अपना सिर उठाया और टॉवर की ओर देखते हुए कहा, वह आदमी, स्नो के विलाप का स्वामी। मुझे पता है कि तुम शायद वहां हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि चूंकि तुमने किसी को मुझे मारने के लिए कहने की हिम्मत की है, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला यह है कि स्नो के विलाप को भंग कर दो और मैं तुरंत चला जाऊंगा। दूसरा यह है कि मैं स्नो के विलाप के सदस्यों को एक के बाद एक चुनौती दूंगा और मैं उन सभी को तब तक मारूंगा जब तक कि स्नो का विलाप पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूं। टावर के ऊपर से एक आवाज गूंजी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो फिर मेरे पास आओ। यांग ये की आवाज गूंजी। अध्याय 734 और कौन? जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, एक व्यक्ति जिसने शुद्ध सफेद वस्त्र और सफेद मुखौटा पहना हुआ था, यांग ये के सामने प्रकट हुआ। आसपास के दर्शकों को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह यहां आया था, मानो उन्हें एक अवर्णनीय ठंड का एहसास हो रहा था।
साथ ही उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सफेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति के पैरों के नीचे और उसके आसपास की जगहें वास्तव में जमने लगी थीं। क्या वह स्ट्रोज लेमेंट का स्वामी है? ऐसा विचार कई लोगों के मन में आया। वे उसकी पहचान के बारे में निश्चित नहीं थे क्योंकि स्नो के विलाप का स्वामी हमेशा रहस्यमय रहा था और यहाँ तक कि स्नो के विलाप के कुछ उच्च अधिकारियों ने भी स्वामी की असली शक्ल नहीं देखी थी। बेशक, चाहे वह स्नो के विलाप का स्वामी था या नहीं, वह बिल्कुल भी एक साधारण व्यक्ति नहीं था। सफेद लबादे वाले आदमी ने अपनी उंगली हिलाई और खून का एक मोती उड़कर समझौते पर उतर आया। जब से मेरा स्नो का विलाप स्थापित हुआ है, 10,000 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। इसने गौरव और पतन का अनुभव किया है, लेकिन इसे कभी अपमानित नहीं किया गया। तुम हमारे मुख्यालय में आने और स्नो के विलाप को अपमानित करने की हिम्मत करने वाले पहले व्यक्ति हो। मेरा विश्वास करो, तुम आखिरी भी होगे। यांग ये ने जवाब दिया, वास्तव में मेरे और स्नो के विलाप के बीच कोई बड़ी दुश्मनी नहीं है। दुर्भाग्य से आपके स्नो के विलाप के सदस्य बेवकूफों की तरह व्यवहार करते हैं और मेरे पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो उन्हें लगता कि मैं उनसे डरता हूं और फिर वे लगातार मुझसे परेशानी की तलाश में रहते। जब ऐसा है तो समस्या को जड़ से ही हल करना बेहतर है। स्नो के विलाप के सदस्य मर सकते हैं, लेकिन इसकी गरिमा नष्ट या अपमानित नहीं हो सकती। सफेद वस्त्र पहने आदमी ने कहा। यांग ये ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, आज मैं उनकी मौत का कारण बनूंगा और मैं स्नो के विलाप को पूरी तरह से अपमानित करूंगा। क्यों ना आप इसे आजमा कर देखें? जैसे ही सफेद लबादा पहने आदमी ने कहा, यांगे के आसपास की जगह अचानक जमने लगी। यह बहुत तेजी से जम गई और यांगे के आसपास 30 मीटर के क्षेत्र में जगह जमने से पहले बस एक पल ही बीता। इसके अलावा आसपास का तापमान अचानक गिर गया और इसकी वजह से कुछ तुलनात्मक रूप से कमजोर कॉप्रोफेटर तुरंत ही मौके पर जम गए। अनगिनत दर्शक भयभीत हो गए। इस समय यहाँ तक फू जिनिक्सियन ने भी एक दुर्लभ गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की, क्योंकि सफेद वस्त्र पहने आदमी से निकलने वाली ठंड ने उसके रक्त और गहन ऊर्जा को जमने के कगार पर पहुंचा दिया था। क्या यांग ये उससे निपट पाएगी? अगर यांग ये तलवार का इस्तेमाल कर सकता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसकी क्षमता पर भरोसा करेगी, लेकिन समस्या यह थी कि वह भी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। आखिरकार, अगर वह ऐसा करता है तो वह तुरंत उजागर हो जाएगा। उस समय यांग ये निश्चित रूप से मर जाएगा क्योंकि यह पवित्र हॉल का आधार था। तो क्या यांग ये उस रहस्यमयी सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति से निपट सकता था, जबकि वह तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता था? टकराना। इस बीच, जिस बर्फ ने यांग ये को मौके पर ही जमा दिया था, वह अचानक फट गई और फिर यांग ये सफेद लबादे वाले आदमी की दिशा में विस्फोटक ढंग से आगे बढ़ा। यांग ये की गति बहुत तेज थी और यह इतनी तेज थी कि यहाँ बहुत से लोग केवल उसकी छाया ही देख पा रहे थे। लेकिन कुछ ही समय में उसकी गति धीमी हो गई और वह दृश्यमान गति पर पहुंच गई, क्योंकि उसके आसपास का स्थान वास्तव में बर्फ की एक मोटी दीवार में जम गया था और यह वही बर्फ की दीवार थी जिसने उसे बाधित किया और उसे धीमा कर दिया। कुछ ही समय में यांग ये ने चलना बंद कर दिया क्योंकि उसके चारों ओर मोटी बर्फ की दीवारें बन गई थीं और वे लगातार उस पर दबाव डाल रही थीं, जिसके कारण वह बिल्कुल भी गति नहीं बढ़ा पा रहा था। आपका शरीर बहुत मजबूत है और मुझे भी आपकी सुरक्षा को भेदने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है। हालांकि मैं आपको बर्फ में बंद कर सकता हूं। जैसे ही उसने कहा, यांग ये ने तुरंत अपने आसपास के तापमान में गिरावट महसूस की और उन बर्फ की दीवारों का घनत्व और भी अधिक बढ़ गया। यांग ये की आंखों में गंभीरता का भाव दिखाई दिया क्योंकि उसे लगा कि उसके अंदर का खून वास्तव में जमने लगा है। इस बार उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि पवित्र हॉल वास्तव में अनगिनत विशेषज्ञों से भरा हुआ था। बेशक, सफेद वस्त्र पहने वह आदमी सपना देख रहा था कि वह इस तरह के हमले से यांग ये को मार सकता है। उसके अंदर की बैंगनी रंग की गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ने लगी और फिर यह उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसके शरीर की ठंडक कम होने लगी और उसका तापमान धीरे धीरे वापस बढ़ने लगा। मुझे रोक दोगे? तुम में इतनी ताकत नहीं है। यांग ये ने अचानक अपनी मुट्ठियां आगे की ओर पटकी और उनके पास मौजूद जबरदस्त ताकत आगे की ओर बढ़ गई। एक पल में उसके सामने बर्फ की दीवारें ऐसे उड़ गईं मानो सुनामी ने उन्हें बहा दिया हो और वे तुरंत टुकड़ों में बदल गईं। टकराना। यांग ये ने अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से प्रहार किया और तोप के गोले की तरह आगे की ओर उछला। इस बार नई बनी बर्फ की दीवारों को उसे रोकने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि यांग ये के हाथ पूरे समय निष्क्रिय नहीं रहे। वह उन्हें लगातार घुमा रहा था और उनसे बल की एक के बाद एक लहरें निकली और तुरंत उन बर्फ की दीवारों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यांग ये सफेद वस्त्र पहने आदमी के सामने आया और अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटक दी और उसमें निहित शक्तिशाली बल ने उसकी मुट्ठी के चारों ओर की जगह को तोड़ दिया। सफेद वस्त्र पहने आदमी के सामने अचानक एक बर्फ की ढाल प्रकट हुई। टकराना। यांग ये की मुट्ठी अभी बर्फ की ढाल के संपर्क में आई ही थी कि यांग ये की अभिव्यक्ति हिंसक रूप से बदल गई और फिर दर्शकों ने आश्चर्य से देखा कि यांग ये की आकृति 1 किलोमीटर दूर तक उड़ गई।
खांसी। यांग ये ने कुछ बार जोर से खांसा और फिर उसने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा। इस समय उसका दाहिना हाथ हिंसक रूप से कांप रहा था। उसने सफेद लबादे वाले आदमी को देखने के लिए अपना सिर उठाने से पहले एक गहरी सांस ली। यह एक बहुत अच्छी बर्फ की ढाल है। यह वास्तव में मेरे हमले को मुझ पर वापस परावर्तित करने में भी सक्षम है। वह सफेद लबादे वाले आदमी की वजह से उड़कर नहीं गिरा था, बल्कि यह उसकी अपनी ताकत की वजह से था। जिस क्षण उसने बर्फ की ढाल पर प्रहार किया, उसने देखा कि उसकी पूरी ताकत वापस उस पर परावर्तित हो गई थी। यदि उसका शरीर शक्तिशाली न होता तो वह अपनी ही मुट्ठी के बल से मर जाता। आपकी शारीरिक शक्ति और सुरक्षा कुछ राक्षसों, शैतानों या यहाँ तक कि स्टोनमैन से भी ज्यादा मजबूत है जिनसे मैं मिला हूँ। सफेद लबादा पहने आदमी ने धीरे से कहा, हालांकि आप अपंग हैं जबकि मेरे पास यह बर्फ की ढाल है। क्या ऐसा है? यांग ये ने गहरे सुनहरे रंग के दस्ताने वापस लिए जो उसने अभी अभी यू बुशुंग से लिए थे, उन्हें पहना और अपने दिल में एक आदेश जारी किया। दस्ताने द्वारा सुरक्षित उसकी मुट्ठियों पर तुरंत अनगिनत ड्रैगन के तराजू बन गए। यांग ये की आकृति फिर से सफेद लबादे वाले आदमी की ओर बढ़ी। पहले की तरह ही उसने फिर से अपनी मुट्ठी आगे की ओर मारी। सफेद लबादा पहने आदमी ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की और उसने फिर से खुद को बचाने के लिए बर्फ की ढाल का इस्तेमाल किया। टकराना। इस बार यांग ये को उड़ते हुए नहीं मारा गया, लेकिन फिर भी वह लगातार कुछ कदम पीछे हट गया। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफेद लबादा पहने हुए आदमी को भी लगातार कुछ कदम पीछे धकेला गया था। वे दोनों लगभग 300 मीटर पीछे चले गए, इससे पहले कि वे आखिरकार खुद को रोक पाते। लेकिन अगले ही पल यांग ये फिर आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठी एक बार फिर से आगे पटक दी। ठीक इसी तरह उन दोनों को बार बार पीछे धकेला गया, लेकिन यांग ये लगातार आगे बढ़ता रहा और अपनी मुट्ठी को बार बार आगे की ओर मारता रहा। दर्शकों को यह समझने में अधिक समय नहीं लगा कि सफेद वस्त्र पहने वह व्यक्ति अधिक समय तक टिक नहीं सकता था, क्योंकि उसके मुखौटे के पीछे से अत्यंत स्पष्ट लाल रंग की एक लकीर बह रही थी। यांग ये ढाल से परावर्तित होने वाली शक्तिशाली शक्ति का प्रतिरोध करने में सक्षम था, लेकिन सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति उससे आने वाले शक्तिशाली विस्फोट का प्रतिरोध नहीं कर सका। इसलिए यांग ये के उन्मत्त हमलों ने सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति को न केवल पूरी तरह से दबा दिया था, बल्कि इससे उसे गंभीर आंतरिक चोटें भी लगी थीं। इस बार यांग ये फिर से सफेद वस्त्र पहने आदमी के सामने आया। हालांकि जब उसकी मुट्ठी बर्फ की ढाल से टकराने वाली थी, तो अचानक ढीली पड़ गई और वह ढाल को पकड़ने वाले पंजे में बदल गई। सफेद वस्त्र पहने आदमी भयभीत हो गया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यांग ये क्या करने का इरादा रखता है, इसलिए उसने जल्दी से ढाल को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और वह उसके नियंत्रण में हिंसक रूप से कांपने लगी। इसके अलावा उसने यांग ये पर बर्फ के अनगिनत ब्लेड भी दागे। यांग ये इतनी नज़दीकी से इन हमलों को झेलने से घबरा गया, क्योंकि बर्फ के वे ब्लेड वास्तव में उसे दर्द पहुंचाने में सक्षम थे। हालांकि कुछ ही समय में उसकी आंखों में उत्साह दिखाई देने लगा, क्योंकि ढाल एक अनमोल खजाना था। यांग यी ने जोर से चिल्लाते हुए अपने बाएं हाथ से ढाल को भी पकड़ लिया और फिर उसने उसे बलपूर्वक उठाया और आदिकालीन शिवालय में फेंक दिया। मैस्फोल्स शील्ड की तरह यह प्रिमोडियल पैगोडा में प्रवेश करते ही पूरी तरह से शांत हो गया। ढाल हट जाने के बाद यांग ये के पास कोई और बाधा नहीं थी, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ा और अपनी मुठ्ठियां सफेद वस्त्र पहने आदमी के पेट पर मार दी। टकराना। सफेद लबादा पहने हुए आदमी को उड़ा दिया गया। हवा में उड़ते हुए उसने यांग ये को डरावने अंदाज में देखा और कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वह बर्फ की ढाल एक दाव कलाकृति थी जो मुझसे जुड़ी हुई है, और इसमें उपकरण आत्मा के रूप में एक बर्फ आत्मा भी है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस बीच यांग ये उसके सामने प्रकट हुआ, जबकि यांग ये के चेहरे पर एक क्रूर भाव प्रकट हुआ। मैं आपको स्पष्टीकरण देने के लिए परेशान नहीं हो सकता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति के पेट पर अपना दाहिना पैर पटक दिया। टकराना। सफेद लबादे वाले आदमी की आकृति उड़कर टॉवर की दीवार से टकरा गई। यू वुशुंग की तरह ही वह भी एक ढेर में तब्दील हो गया। यांग ये ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और बर्फ से बनी एक स्थानिक अंगूठी मस्त से बाहर निकल आई। उसने इसे प्राइमोडियल पैगोडा के भीतर रख दिया, इससे पहले कि वह स्नो के विलाप के अन्य सदस्यों पर नजर डालता। और कौन? यह बिल्कुल दबंग था। दर्शकों की नज़र में यांग यी निश्चित रूप से दबंग था। उसने स्नो के विलाप के सदस्यों को मार डाला था, उसके मुख्यालय पर हमला किया था, और यहाँ तक कि यू बुशुंग और उस सफेद लबादे वाले आदमी को भी मार डाला था। उनकी राय में, चाहे यांग मैन कोई भी हो, उसका नाम आज से पूरे पवित्र मैदान में फैल जाएगा। हाँ, पवित्र मैदान में और सिर्फ पवित्र हॉल में नहीं। इस समय यहाँ सबसे ज्यादा उत्साहित व्यक्ति म्यूलिंग था, क्योंकि आज से लूनर राइट हॉल में एक असाधारण प्रतिभा होगी। इस समय वह बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि वह पहले पीछे नहीं हटी थी। इसके विपरीत गोंग जियान को बहुत पछतावा था। वह अभी यांग ये को बहुत अनुकूल दृष्टि से नहीं देख रहा था, और यह कहा जाना चाहिए कि वह यांग ये के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता था।
आखिरकार जब यांग ये मजबूत था तो यांग ये का अस्तित्व उनके लिए महत्वहीन था। फिर भी अब गोंग जियान ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह अपने दिल में भी भाग्यशाली महसूस कर रहा था। वह भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि भले ही वह यांग ये को भर्ती नहीं कर पाया था, लेकिन उसने यांग ये के साथ कोई बुरा रिश्ता भी नहीं बनाया था। इस पल उसे आखिरकार एहसास हुआ कि यह आदमी जो उसके सामने खड़ा था, एक पूर्ण और नितांत पागल था। स्नो के विलाप से किसी ने भी यांग यी को जवाब नहीं दिया और किसी ने हिम्मत भी नहीं की। आखिरकार पवित्र रैंकिंग में 10वें स्थान पर रहने वाले और बेहद मजबूत सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति दोनों को मार दिया गया था। इसलिए अगर वे यांग यी की चुनौती स्वीकार करते हैं तो वे केवल अपनी जान दे रहे होंगे। यांग ये ने कहा, क्या कोई और नहीं है? फिर मैं एक एक करके मारना शुरू कर दूंगा। स्नो सलेमेंट के सदस्य भयभीत हो गए। यह संघर्ष अभी बंद हो जाता है। अचानक एक महिला की आवाज गूंजी और फिर यांग ये के सामने एक आकृति प्रकट हुई। उसे देखकर यहाँ मौजूद सभी लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए, यहाँ तक यांग ये के भी हाव भाव बदल गए थे, क्योंकि वह उससे पहले भी मिल चुका था और उससे लड़ाई भी कर चुका था। अध्याय 735 निचली युवती। चांदी के बाल, सनी की पोशाक, नंगे पैर। नीदरमैडन पवित्र रैंकिंग में प्रथम स्थान। नीदरमैडन जो हॉलो रैंकिंग में पहले स्थान पर थी, हमेशा से ही एक मायावी व्यक्ति रही थी, इसलिए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह यहाँ खुद को दिखाएगी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह स्नो के विलाप में मदद करने के लिए यहाँ थी। स्नो का विलाप वास्तव में कितना शक्तिशाली है कि नीदरमैडन को इसके लिए आगे आने के लिए प्रेरित कर सके। इस समय उनकी आंखों में स्नो का विलाप और भी रहस्यमय हो गया। यांग ये ने कभी नहीं सोचा था कि नीदरमैडन अचानक यहाँ प्रकट हो जाएगी। वह अब तक की सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी थी, इसलिए तलवार के बिना उसे युद्ध में हराने का उसके पास कोई मौका नहीं होगा। स्नो के विलाप के सदस्यों ने आप और आपके दोस्त दोनों का अपमान किया और फिर उन्होंने आपको मारने के लिए अपनी सेना भेजी। वे गलत हैं, लेकिन आपने उनके कुछ 100 सदस्यों को मार डाला है। चाहे कितना भी गंभीर अपराध क्यों न हो, उन्होंने काफी कुछ भुगता है। तो मामले को शांत रहने दें, ठीक है? नीदरमैडन की आवाज बहुत शांत थी और बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं थी। इससे आसपास के कई लोग आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि यांग ये ने जो ताकत दिखाई वह बहुत ही भयानक और भयानक थी, फिर भी उनमें से किसी को भी नहीं लगा कि वह उससे लड़ सकता है। इसलिए जब उसने उससे इस तरह बात की जैसे वह उससे इस मामले पर चर्चा कर रही हो, तो कई लोग बेहद हैरान हो गए। यांग ये ने उत्तर दिया, क्या आप स्ट्रोज लेमेंट के मास्टर हैं? उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, कोई और इसका मालिक है। मैं जानती हूं कि तुम क्या समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं उनके लिए आगे नहीं आई हूं, मैं तुम्हारे लिए यहां आई हूं। मेरे लिए? यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? नीदरमैडन ने जवाब दिया, भविष्य में आप समझ जाएंगे। इसके अलावा स्नो का विलाप उतना कमजोर नहीं है जितना आप सोचते हैं। बेशक आपके पास जो ताकत है उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप शहर में रहते हुए लगातार परेशानियों से घिरे रहना नहीं चाहते हैं, तो अभी रुक जाना ही सबसे अच्छा है। क्यों? यांग ये काफी उत्सुक था। उसने उत्तर दिया, शहर के कई बुजुर्ग और अर्धसंत स्नो के विलाप से आए थे, और कई अन्य कुलों और शक्तियों के भी स्नो के विलाप के साथ जटिल संबंध हैं। ईमानदारी से कहूं तो आप अपनी ताकत से उनका सफाया नहीं कर सकते, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। मुझे ये सब क्यों बताया? यांग यी को सबसे ज्यादा इसी बात की जिज्ञासा थी। भविष्य में तुम समझ जाओगी। ये शब्द बोलते ही उसका चेहरा गायब हो गया। यांग ये कुछ देर के लिए मौके पर चुप हो गया और फिर वह पलटकर चला गया। ऐसा नहीं था कि उसने जो कहा उससे वह डर गया था, बल्कि वह पूरी तरह से जानता था कि स्नो के विलाप से इन सभी गहनों का वध करना उसके लिए असंभव था। आखिरकार अगर वह जारी रहा तो कोई न कोई आगे आकर उसे बलपूर्वक रोक देगा। इसके अलावा वह यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। स्ट्रोज लेमेंट के सदस्यों ने राहत की सांस ली जब उन्होंने यांग ये को मुड़कर जाते हुए देखा। म्यूलिंग ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि अगर यह मामला ऐसे ही चलता रहा तो इसे सुलझाना निश्चित रूप से असंभव हो जाएगा। यांग यी के समूह के चले जाने के साथ ही स्नो के विलाप का खतरा अब सुलझ गया था। स्नो का विलाप बदला लेगा या नहीं, यह सिर्फ स्नो के विलाप को ही पता था। उसी समय यांग ये द्वारा स्नो के विलाप को अकेले चुनौती देने की खबर तुरंत पूरे शहर में तूफान की तरह फैल गई। उसी दिन सभी को पता चल गया कि शहर में एक दुर्जय शरीर शोधक यांग मैन प्रकट हुआ है। शरीर शोधन जैसी साधना की एक प्राचीन पद्धति एक बार फिर लोगों की नजरों में आई, और इससे कई लोगों को यह एहसास हुआ कि शरीर शोधन करने वाला कितना भयानक होता है। बेशक और भी अधिक लोग यांग मान की असली पहचान जानना चाहते थे, इसलिए अनगिनत भूमिगत संगठनों ने यांग ये की जांच शुरू कर दी। म्यूलिंग यांग ये को लूनराइट हॉल के मुख्यालय में ले गया। यह एक आलीशान महल था जो स्नो के विलाप के मुख्यालय से भी बड़ा और अधिक आलीशान था। इसके अलावा इसकी सुरक्षा भी अधिक कड़ी थी, क्योंकि यांग ये ने कुछ दर्जन चेतनाओं को महसूस किया था जो उसके प्रवेश करते ही उसकी ओर बढ़ रही थी।
वे सभी कम से कम सम्राट क्षेत्र के 5वें रैंक पर थे। जैसे ही वे हॉल में दाखिल हुए, एक महिला उनका स्वागत करने के लिए आई। वह लगभग 30 वर्ष की थी, उसका चेहरा पूर्णिमा की तरह चमक रहा था, उसकी विशेषताएं उसकी तरह कोमल थीं, और उसका शरीर सुडौल और सुडौल था। इसके अलावा, वह बहुत ही आकर्षक और परिपक्व आभा बिखेर रही थी। तुम यांग मैन हो, है न? महिला यांग ये के पास गई और मुस्कुराई। तुमने स्नो के विलाप को अपने दम पर चुनौती दी, और तुमने यू बुशुंग और उस सफेद लबादे वाले आदमी को भी मार डाला। ठीक है, तुम शायद उसकी पहचान के बारे में नहीं जानते हो। बेशक, बहुतों को भी नहीं पता होगा। वह स्नो के विलाप के 2 युद्ध जनरलों में से एक है, और उसकी ताकत ऐसी है जिसे हॉलोव्ड हॉल में 8वीं या 7वीं रैंकिंग वाले प्रतिभाशाली लोगों के लिए भी पार करना असंभव है। आप कौन हैं? यांग ये ने पूछा। महिला मुस्कुराई। मैं वास्तव में अपना परिचय देना भूल गई। मैं चाओ यानमेई हूँ, लूनाराइट हॉल की वाइस हॉल मास्टर। मुझे खेद है, हॉल मास्टर को आपका स्वागत करने के लिए यहाँ होना चाहिए था। दुर्भाग्य से, यह संभव नहीं हो सका क्योंकि हॉल मास्टर यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे उनकी जगह उनका प्रतिनिधित्व करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे नहीं पहचानेंगे। बेशक मुझे नहीं। यांग ये मुस्कुराया और फिर वह गंभीरता से बोला, मैंने इससे पहले मूलिंग से कहा था कि मुझे बंधे रहना पसंद नहीं है। इसलिए, चोउ यानमेई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूँ, मैं वास्तव में समझती हूँ। क्योंकि मुझे भी बंधे रहना और नियंत्रित होना पसंद नहीं है। लूनाराइट हॉल में आपको पूरी आज़ादी मिलेगी। दरअसल, सिर्फ आप ही नहीं हैं। लूनाराइट हॉल के ज़्यादातर सदस्यों को भी यही सुविधा मिलती है। हम मुख्य रूप से धमकाए जाने से बचने और मिशन पूरा करते समय एकजुट होने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं। संक्षेप में, आपकी चिंताएं अनावश्यक हैं। बेशक, अगर लूनाराइट हॉल या उसके सदस्य खतरे में हैं, और आपके पास मदद करने की क्षमता है, तो आपको मदद जरूर करनी चाहिए। यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, कोई बात नहीं। यह सुनकर चोउ यानमेई की मुस्कान और भी बढ़ गई, और फिर उसने एक सफेद कार्ड निकाला जो क्रिस्टल से बना था और उसे यांग ये को दे दिया। यह एक पॉइंट कार्ड है, और इसमें 5000 पॉइंट हैं। इसके अलावा, अब से हर महीने इस कार्ड में 500 पॉइंट जोड़े जाएंगे। ओह, मेरी और मेरी याददाश्त की ओर देखो। मैं तुम्हें बताना भूल गई कि तुम हमारे लूनाराइट हॉल के 3 संरक्षकों में से एक होगे, और तुम्हारी स्थिति केवल हॉल मास्टर और अन्य 2 वाइस हॉल मास्टर से कमतर है। म्यूलिंग की आंखों में ईर्ष्या की एक झलक उभरी जब उसने यांग ये के हाथ में कार्ड देखा। आखिरकार, उसे 5000 अंक जमा करने के लिए कम से कम 1 साल तक मिशन पूरे करने होंगे। पॉइंट कार्ड। यांग ये बहुत खुश हुआ और उसने इसे लेने से मना नहीं किया। उसने चाओ यानमेई से कार्ड लिया और कहा, धन्यवाद। आखिरकार, वह प्राचीन शहर हेलोज में इन्हीं पॉइंट्स के लिए आया था। चाओ यानमेई ने मुस्कुराते हुए कहा, लूनाराइट हॉल के संरक्षक के रूप में, आपको यहाँ अपना एक कमरा मिलेगा। हालांकि, आपको इसके लिए हर महीने 50 पॉइंट का भुगतान करना होगा। बेशक, अगर आप चाहें तो बाहर भी रह सकते हैं। वैसे भी, यह आप पर निर्भर है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मूलिंग से पूछ सकते हैं। वह आपको अपने निजी रहस्यों के अलावा सब कुछ बताएगी। मुझे दूसरे काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ी और चली गई। यांग यी ने अपना सिर उठाया और चोउ यानमेई की ओर देखा, जबकि उसकी शक्ति के कोनों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। यहाँ तक लूनाराइट हॉल में भी विशेषज्ञ छिपे हुए थे, क्योंकि उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि महिला की ताकत सफेद वस्त्र पहने आदमी से भी अधिक मजबूत थी। अचानक, चोउ यानमेई ने हिलना बंद कर दिया, और फिर वह पलटी और बोली, मैं आपको बताना भूल गई कि यू बुशुंग को मारने के बाद से अब आप पवित्र रैंकिंग में 10वें स्थान पर हैं। आपको हर महीने 2000 अंक प्राप्त करने का लाभ मिलेगा, और आप उन अंकों का उपयोग कुछ अनूठी साधना तकनीकों और युद्ध तकनीकों के लिए विनिमय करने में भी सक्षम हैं। बेशक, पूर्व शर्त यह है कि आपके पास पर्याप्त अंक हों। चोउ यानमेई की आकृति चमक उठी और उसके समाप्त होते ही वह मौके पर ही गायब हो गई। मेरे पास एक सवाल है, यांग ये ने अचानक पूछा जब चो यानमेई चला गया। मैंने सोचा था कि पवित्र रैंकिंग पर उन प्रतिभाशाली लोगों की ताकत लूनाराइट हॉल, एलायंस ऑफ सेबर एंड स्वॉर्ड्स और स्ट्रोज लैमेंट से कहीं ज्यादा होगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। चूंकि शहर के सभी 3 समूहों में ऐसे सदस्य हैं जिनकी ताकत पवित्र रैंकिंग पर मौजूद प्रतिभाशाली लोगों से कहीं ज्यादा है, तो फिर वे अभी भी इतने श्रेष्ठ क्यों हैं? क्या आप यांग ये के बारे में जानते हैं? म्यूलिंग अचानक बोला। यांग ये और फू जिनिक्सियन थोड़ा स्तब्ध रह गए, और यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे जब उसने कहा, मैंने उसके बारे में सुना है। क्या यह उससे जुड़ा हुआ है? म्यूलिंग ने जवाब में सिर हिलाया और कहा, पवित्र रैंकिंग पर मौजूद प्रतिभाशाली लोग वास्तव में बहुत मजबूत थे। शीर्ष पर मौजूद कुछ लोगों का तो जिक्र ही नहीं, सिर्फ जुओ डेंगफेंग ही ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे यू बुशुंग या वह सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति हरा सके। जहां तक जुओ डेंगफेंग से ऊपर रैंक वाले लोगों जैसे हेलियान की, युन किंग्याओ, मोयिक्सी या जियाहो जुबान की बात है, तो उनकी सभी ताकतें वाकई बहुत मजबूत थीं। इसके अलावा, पवित्र रैंकिंग शब्द पवित्र भूमि छोड़ने से पहले ही वाकई श्रेष्ठ थे।
फिर भी अब जब वह इस बिंदु तक बोली तो म्यूलिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, पवित्र रैंकिंग पर वर्तमान प्रतिभाशाली लोग बहुत कमजोर हैं। फू जिनिक्सियन ने यांग ये की तरफ देखा और चुप रही, क्योंकि वह समझ गई थी कि म्यूलिंग का क्या मतलब था। यांग ये ने कई प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला था जो पवित्र रैंकिंग में रैंक किए गए थे, और इसने पवित्र रैंकिंग में तुरंत बड़ी संख्या में रिक्तियों को प्रकट किया। चूंकि रिक्तियां थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग होंगे जो उन पदों को ले लेंगे। हालांकि उन्हें उन पदों को जब्त करने से रोकने वाला कोई नहीं था। इस तरह किसी के लिए उन पदों को लेना बहुत आसान था, और यह स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में बहुत कमजोर बना देगा। तो यह मेरी गलती है ना? यांग ये के मुंह के कोने थोड़े से हिल गए और फिर उसने कहा, ठीक है। चोउ यानमेई ने कहा कि मैंने यू वुशुन को मार दिया है, इसलिए मैं पवित्र रैंकिंग में 10वें स्थान पर हूं, और मुझे हर महीने 2000 अंक मिलेंगे। मैं उन्हें दावा करने के लिए कहां जाऊं? म्यूलिंग ने कहा, आपके पॉइंट कार्ड पर संख्याओं की एक पंक्ति है, हम उसे कार्ड नंबर कहते हैं। आपको बस उस कार्ड नंबर को हॉलोव्ड हॉल के किसी ब्रांड पर रजिस्टर करना होगा, और वे हर महीने अपने आप आपके कार्ड में पॉइंट जोड़ देंगे। मैं बाद में आपके लिए यह कर दूंगा। धन्यवाद। यांग ये मुस्कुराया। म्यूलिंग ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। अगर आपको हॉलोव्ड हॉल्स के बारे में कोई सवाल है तो आप मुझसे आकर पूछ सकती हैं। आपने पहले बहुत समय तक लड़ाई की है, इसलिए मुझे लगता है कि अब आपको ठीक हो जाना चाहिए। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। म्यूलिंग ने बात खत्म करते ही मुड़कर चली गई। मैं कुलपति और अन्य लोगों से मिलने जा रहा हूं, फू जिनिक्सियन ने अचानक कहा। यांग ये ने उत्तर दिया, सावधान रहो। फू जिनशियान ने सिर हिलाया और चला गया। उनके जाने के बाद यांग ये उस कमरे में गया जिसे लूनर राइट हॉल ने उसके लिए तैयार किया था। उसने दरवाजा बंद किया और 2 स्थानिक अंगूठियां निकाली जो यू वुशुंग और पहले वाले सफेद लबादे वाले आदमी की थीं। स्थानिक छल्लों में साधना तकनीकें, युद्ध तकनीकें और बहुत सी बेतरतीब चीजें थीं। यांगे ने स्वाभाविक रूप से उन चीजों को कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन 2 चीजें थीं जिन्होंने यांगे को सुखद आश्चर्य दिया। वे पॉइंट कार्ड थे। यू वुशुंग और सफेद लबादा पहने आदमी दोनों के पास एक पॉइंट कार्ड था, और उनमें काफी सारे पॉइंट थे। यू वुशुंग के पास 12,000 अंक थे, जबकि सफेद वस्त्र पहने आदमी के पास 23,000 अंक थे। तो कुल मिलाकर 35,000 अंक हुए। 5,000 अंक जो उसने अभी अभी अर्जित किए थे, के साथ मिलकर वह उन अंकों का उपयोग दाव रैंक तकनीक हासिल करने के लिए कर सकता था। बेशक आज उसे जो सबसे बड़ा खजाना मिला वह बर्फ की ढाल थी। यांगी का कमरा तुरंत बर्फ में जम गया जब उसने प्राइमोडियल पैगोडा से बर्फ की ढाल निकाली। उसी समय ढाल के भीतर से एक मुट्ठी के आकार की और शुद्ध सफेद छोटी वस्तु जो टैडपोल के आकार की थी, चमक उठी और बहुत तेज गति से बाहर की ओर चली गई। यह एक बर्फ आत्मा थी। अध्याय 736 पवित्र हॉल की तकनीक मंडप। यांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया, और बर्फ की आत्मा तुरंत वहीं रुक गई क्योंकि उसके चारों ओर एक स्थानिक दीवार दिखाई दी थी। तुम भाग नहीं सकते। तुम्हारे बिना इस बर्फ की ढाल की ताकत कम हो जाएगी। यांग ये ने उसे पकड़ लिया और उसे ढाल में वापस धकेल दिया। बेशक उसने विरोध किया, लेकिन यह व्यर्थ था। भले ही वह एक प्राकृतिक खजाना था, लेकिन उसने वास्तव में अपनी खुद की बुद्धि नहीं बनाई थी। इसके अलावा अगर ऐसा होता भी तो वह उससे डरता नहीं, जब तक कि वह जियाओ यंग के समान स्तर प्राप्त करने में सक्षम न हो। एक बार जब बर्फ की आत्मा को ढाल में वापस धकेल दिया गया तो यांग ये को तुरंत ऐसा लगा कि बर्फ की ढाल जीवित हो गई है, जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी आत्मा को वापस पा लिया हो। यांग ये इस वजह से गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि प्राकृतिक खजाने का इस तरह से उपयोग किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, क्या उसके पास मौजूद 9वें नर्क की ठंडी आंधी का भी उसी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता था? 9वीं नरक की ठंडी आंधी गति में सुधार कर सकती है। दूसरे शब्दों में, अगर मैं इसे अपने जूतों में शामिल करूं तो क्या यह मेरी गति को कई गुना नहीं बढ़ा सकती? अभी वह स्टेलर शटल पहने हुए था, लेकिन जब वह मोनाक दायरे में आगे बढ़ा तो उसे लगा कि यह उसके लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उसकी अपनी गति उससे कहीं ज्यादा थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वह 9वीं नरक की ठंडी आंधी को स्टेलर शटल में शामिल कर दे तो क्या होगा। यांग ये काफी ललचाया हुआ था, लेकिन वह सिर्फ ऐसी चीज के बारे में सोच सकता था। आखिरकार यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे अपनी इच्छा से मिलाया जा सके। वह बर्फ की आत्मा को बर्फ की ढाल में इसलिए मिला पाया क्योंकि ढाल के भीतर एक समलन बिंदु था, और वह यह महसूस करने में सक्षम था कि बर्फ की आत्मा और बर्फ की ढाल एक दूसरे के अनुरूप हैं। यही कारण था कि उन्हें जोड़ा जा सका। जहां तक शटल और 9वीं नरक की ठंडी आंधी का सवाल है, संक्षेप में कहें तो उसके पास इच्छा तो थी, लेकिन क्षमता की कमी थी। फिर भी उसे विश्वास था कि शहर में कोई न कोई व्यक्ति इसे अवश्य पूरा कर सकता है। यांग ये ने स्टेलर शटल और 9वीं हेल कोल्ड गेल को जोड़ने के मामले को एक तरफ रख दिया, और उसकी नज़र फिर से आइस शील्ड पर पड़ी। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि इसकी ताकत और क्षमता मैस्फोर्स शील्ड से कम नहीं थी, या यह कहा जाना चाहिए कि प्रत्येक अपने तरीके से श्रेष्ठ था।
मैसफोर्स शील्ड ऊर्जा हमलों को अवशोषित कर सकती थी और यह ऊर्जा को वापस भेज सकती थी। दूसरी ओर आइस शील्ड सीधे शारीरिक हमलों को प्रतिबिंबित कर सकती थी। इसके अलावा क्योंकि आइस शील्ड में वह आइस स्पिरिट थी, इसलिए इसमें आइस एलिमेंट अटैक और एक फ्रीजिंग इफेक्ट था। ऐसे प्रभावों को कम करके नहीं आंका जा सकता। आखिरकार यांग ये की हरकतें और गति भी बर्फ की ढाल से निकलने वाली ठंड से प्रभावित हुई। भले ही इसका उस पर कोई गंभीर असर नहीं हुआ, लेकिन यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि यह कितना भयानक था। संक्षेप में कहें तो इस बार उनकी उपलब्धियां बहुत अधिक थीं। उसके बाद यांग ये ने स्वस्थ होना शुरू कर दिया। जैसा कि म्यूलिंग ने कहा था, उसने यू बुशुंग और सफेद वस्त्र वाले आदमी के साथ लड़ाई के दौरान बहुत सारी ताकत खो दी थी, इसलिए उसे अपनी चरम अवस्था में वापस आना था। आखिरकार जब वह पवित्र हॉल के क्षेत्र में रहता था तो उसे बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं होता था। 2 दिन बाद यांग ये लूनराइट हॉल से निकलकर तकनीक मंडप नामक स्थान पर पहुंचे। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह वह स्थान था जहां पवित्र हॉल अपनी तकनीकों को संग्रहित करते थे और मानव जाति के किसी भी व्यक्ति को इसमें प्रवेश करने की अनुमति थी। बेशक शर्त यह थी कि उस व्यक्ति के पास अंक होने चाहिए। प्रवेश शुल्क 100 अंक था। यह स्वाभाविक रूप से यांग ये के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि वह वास्तव में समझ गया कि फू जिनिक्सियन ने उस दिन क्या कहा था। पवित्र हॉल में हर चीज के लिए वास्तव में अंक की आवश्यकता होती है। वास्तव में वह अंकों के बिना खाना भी नहीं खा सकता था। मंडप में 4 मंजिलें थीं। पहली मंजिल अर्थ रैंक तकनीकों से भरी हुई थी। हर एक तकनीक के बॉक्स पर आवश्यक अंक अंकित थे और अगर किसी के पास पर्याप्त अंक हो तो वह उन्हें तुरंत ले सकता था। बेशक कोई केवल एक प्रति ही ले सकता था। यांग ये ने उन पर नजर डाली और फिर उसके मुंह के कोने फड़क उठे, क्योंकि इन अर्थ रैंक तकनीकों के लिए लगभग 5000 अंकों की आवश्यकता होती है। उसने अचानक देखा कि उसके पास जो अंक थे वे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थे। यांग यी को पृथ्वी रैंक तकनीकों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, इसलिए उसने दूसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए 200 अंक खर्च किए। पहली मंजिल पर कम लोग थे, लेकिन दूसरी मंजिल पर बहुत ज्यादा लोग थे। इसके अलावा यांग यी ने देखा कि दूसरी मंजिल पहली मंजिल से कई गुना बड़ी थी। यह कुछ दर्जन किलोमीटर चौड़ी थी। इसके अलावा यहाँ सभी प्रकार के काले जेड काउंटर थे और उनमें से कम 10,000 थे। उनमें से हर एक काउंटर पर कम से कम 10 तकनीकें पड़ी थीं। दूसरे शब्दों में दूसरी मंजिल पर कम से कम 100,000 स्वर्ग रैंक तकनीकें थीं। 100,000 स्वर्ग रैंक तकनीकें प्राप्त करना कैसा था? यहाँ तक यदि प्रोफाउंडर महाद्वीप में सभी स्वर्ग रैंक तकनीकों को शामिल किया गया तो भी यह 100,000 तक नहीं पहुंच पाएगा। कुछ प्रगाढ़ लोगों के अलावा यहाँ कोई गार्ड नहीं था, लेकिन यांग ये बहुत अच्छी तरह से जानता था कि यहाँ वास्तव में कड़ी सुरक्षा थी, क्योंकि जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो कम से कम 5 चेतनाएं उसे घेरे हुए थीं और वे कम से कम अर्धसंत थे। यही कारण था कि उसने इस स्थान को लूटने का इरादा अस्थायी रूप से त्याग दिया था। यांग ये ने अपने बगल में रखे जेड काउंटर पर नजर डाली। वहां सबसे ऊपर एक हेवन रैंक कॉम्बैट तकनीक थी और उस पर शब्दों की एक छोटी पंक्ति लिखी हुई थी, 15,000 अंक। 15,000 अंक। यांग यी को लगा कि वह हर मिनट गरीब होता जा रहा है। चूंकि दूसरी मंजिल पर स्वर्ग रैंक तकनीकें संग्रहित थीं, तो तीसरी मंजिल पर दाव रैंक तकनीकें होनी चाहिए। इस बार यांग ये ने तीसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए 500 अंक चुकाए। यहाँ बहुत कम लोग थे और यह थोड़ा छोटा भी था। हालांकि यह अभी भी लगभग 3 किलोमीटर लंबा और चौड़ा था और मंजिल पर लगभग 1000 जेड काउंटर थे। दूसरे शब्दों में इस मंजिल पर 10,000 से अधिक दाव रैंक तकनीकें थीं। 10,000 से अधिक। यांग ये 10,000 दाव रैंक तकनीकों को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। क्या 100,000 साल पहले के उन संत क्षेत्र विशेषज्ञों ने प्रोफाउंड महाद्वीप की सभी दाव रैंक तकनीकों को यहाँ स्थानांतरित कर दिया था? इस समय उसे आखिरकार समझ में आ गया कि हॉलोव ग्राउंड्स की युवा पीढ़ी प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट से कहीं आगे क्यों है। क्या मजाक है? अगर हॉलोव ग्राउंड्स इतने संसाधनों के होते हुए भी प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट से कमतर था, तो वे वास्तव में खुद को मार सकते थे। यांग ये ने उन दाव रैंक तकनीकों पर लगे लेबल पर नजर डाली और उसकी पलकें झपकने लगीं, क्योंकि सबसे सस्ती तकनीक के लिए 30,000 से ज्यादा पॉइंट की जरूरत थी। दूसरे शब्दों में वह सिर्फ एक दाव रैंक तकनीक के लिए अपने पॉइंट का आदान प्रदान कर सकता था। यद्यपि दाव रैंक तकनीक बहुत अच्छी है, लेकिन यांग ये ने चौथी मंजिल पर नजर डाली। पहली मंजिल पर धरती रैंक की तकनीकें थीं, दूसरी पर स्वर्ग रैंक की तकनीकें थीं और तीसरी पर दाव रैंक की तकनीकें थीं। तो चौथी मंजिल के बारे में क्या? इससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या दाव रैंक से ऊपर की तकनीकें भी मौजूद हैं। यांग ये के दिल में ऐसे ही सवाल थे जब वह चौथे स्तर पर पहुंचा। इस बार उसने 3,000 अंक चुकाए। 3,000। यहाँ तक यांग ये भी यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया कि उसे यह तकलीफ दे रहा है।
हालांकि उसने फिर भी चौथी मंजिल पर चढ़ने का विकल्प चुना क्योंकि वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि दाव रैंक से ऊपर किस तरह की तकनीकें रखी जाएंगी। चौथी मंजिल पर जगह दूसरी और तीसरी मंजिल से बहुत छोटी थी। यह केवल 30 मीटर चौड़ी थी और वहां केवल 3 जेड काउंटर थे। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक काउंटर पर केवल 5 स्क्रॉल थे। यहाँ केवल 3 लोग थे, एक पुरुष और एक महिला। जब वह चौथी मंजिल पर पहुंचा तो दोनों ने तुरंत उसकी ओर देखा और उनकी निगाहों में आश्चर्य और जिज्ञासा की झलक थी। यांग ये ने भी उनकी ओर देखा। वह आदमी करीब 20 साल का था। वह एक सुंदर आदमी था जिसके चेहरे की विशेषताएं सुंदर थीं और उसकी आंखें आत्मा से भरी हुई थीं। उसने बैंगनी सुनहरे रंग का लबादा पहना हुआ था, उसके बाल उसके कंधों पर खुले हुए थे और उसके चेहरे से एक घनी विद्वान आभा निकल रही थी। महिला का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने चांद की तरह सफेद घूंघट पहना हुआ था। तार्किक रूप से कहें तो घूंघट के लिए यांग ये की दृष्टि को बाधित करना असंभव होगा, लेकिन घूंघट सफल रहा। इसलिए उसकी बर्फीली ठंडी आंखों के अलावा यांग ये उसके चेहरे के अन्य हिस्सों को नहीं देख पा रहा था। उल्लेखनीय बात यह थी कि बैंगनी वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के बाएं सीने पर एक तलवार और कृपाण का चित्र था, जबकि महिला के बाएं सीने पर भी एक चित्र था। वह चित्र यांग यी को बहुत परिचित था क्योंकि उसके बाएं सीने पर बिल्कुल वही चित्र था। वह लूनराइट हॉल की सदस्य थी। उसकी नज़र यांग यी की बाईं छाती पर पड़ी और जब उसने वहां प्रतीक चिन्ह देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। चंद्र अनुष्ठान हॉल। उसकी आवाज गर्मियों की हवा की तरह बहुत कोमल थी। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह उनके पास चला गया। इस बीच उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, इसलिए आपका न शामिल होना समझ में आता है। तो यही कारण है। उसने सिर हिलाया और कहा, आप सम्राट क्षेत्र में केवल दूसरे स्थान पर हैं। यहाँ की तकनीकें आपके लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ की तकनीकों के लिए आवश्यक अंक शायद कुछ ऐसे नहीं हैं जिन्हें आप चुका सकें। मैं बस उत्सुक था, यांग ये ने हंसते हुए कहा, आपने मुझसे 2 सवाल पूछे हैं, इसलिए मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, है ना? यह सुनकर महिला थोड़ी हैरान रह गई। दूसरी ओर बैंगनी वस्त्र पहने आदमी ने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई और ऐसा लग रहा था कि वह अपने सामने चल रहे तमाशे से खुश था। महिला ने एक क्षण तक गहराई से सोचा और बोली, आगे बढ़ो। यांग ये ने कहा, पहली मंजिल पर पृथ्वी रैंक तकनीकें थीं, दूसरी पर स्वर्ग रैंक तकनीकें थीं और तीसरी पर दाव रैंक तकनीकें थीं। तो चौथी के बारे में क्या? उसने उन जेड काउंटरों पर नजर डाली थी। दुर्भाग्य से वे एक रहस्यमय शक्ति से घिरे हुए थे, इसलिए वह उनके आर पार कुछ भी नहीं देख पा रहा था। चौथे में स्वाभाविक रूप से संत तकनीकें शामिल हैं। ये शब्द महिला ने नहीं बल्कि बैंगनी वस्त्र पहने आदमी ने कहे थे। आपके लिए संत रैंक से अनजान होना बहुत सामान्य बात है, क्योंकि आम लोगों और यहाँ तक पवित्र रैंकिंग वाले लोगों को भी संत रैंक तकनीकें प्राप्त करना बहुत मुश्किल लगता है। सिर्फ उन्हें ही नहीं, कुछ अर्ध संतों को भी इन्हें प्राप्त करना मुश्किल लगता है। क्योंकि इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इसलिए दुनिया के लोग सिर्फ दाव रैंक के बारे में ही जानते हैं। सेंट रैंक, हो! यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वास्तव में दाव रैंक से ऊपर एक सेंट रैंक मौजूद है। बेशक उसने कभी नहीं सोचा था कि पवित्र हॉल में वास्तव में इतने सारे लोग होंगे। पवित्र हॉल की असली ताकत कितनी भयानक है। आपको वास्तव में यहाँ नहीं आना चाहिए था। बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति ने अचानक कहा, आपकी साधना बहुत कम है। अगर आप इसे प्राप्त भी कर लें तो भी आप इसे नहीं कर पाएंगे। आपकी तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक अर्ध संत को भी सफलतापूर्वक साधना करना मुश्किल लगेगा। तो क्या अब वे सिर्फ सजावट की तरह नहीं हैं? यांग ये ने हंसते हुए कहा। बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, एक व्यक्ति संत रैंक तकनीक की साधना में सफल रहा है और वह केवल एक साल दायरे में है। कौन? पवित्र रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहने वाली वह संकी। बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति के मुंह के कोनों पर कड़वाहट की एक झलक उभरी। पूरे पवित्र क्षेत्र में वह अर्ध संत क्षेत्र के नीचे एकमात्र व्यक्ति है जिसने संत रैंक तकनीक विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा वह एक से अधिक में सफल रही है। नेदरमैडन। यांग ये की आंखों में झटका थोड़ा कम हुआ क्योंकि उसे लगा कि अगर वह वही थी तो यह बिल्कुल सामान्य बात थी। आखिरकार एक हद तक उसकी प्रतिभा का स्तर एन नानजिंग से भी अधिक भयानक था। चूंकि तुम दोनों ही उनकी खेती नहीं कर सकते तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांग ये ने पूछा। किसी का इंतजार कर रही हूँ, महिला ने कहा। उसने आगे कहा, नीदरलैंड की युवती। किस लिए? यांग ये एक जिज्ञासु बच्चे की तरह था। इस बीच वह आदमी हंसा और बोला, किंग फेंग, तुम्हारे चंद्र संस्कार हॉल की यह नई सदस्य वाकई दिलचस्प है। मैं तुम्हें बता दूं, हम यहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं ताकि हम यह पता लगा सकें कि हमारे बीच कितना अंतर है। क्या यह आसान नहीं है? यांग ये ने कहा, बस उसे चुनौती दो। आदमी के मुंह के कोने फड़क उठे और फिर वह जोर से हंसा, हमें पीटा जाएगा। यांग ये ने जवाब दिया, लेकिन तुम नहीं मरोगे।
बैंगनी वस्त्र पहने आदमी के मुंह के कोने फिर से जोर से फड़कने लगे और फिर उसने यांग यी की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे उस कृत्य को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। कौन सा कृत्य? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। उसने महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, यह समझ में आता है कि तुम उसे नहीं जानती हो। आखिरकार वह हमेशा मायावी ही रहती है। हालांकि उसने खुद की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे मत बताओ कि तुम मुझे पहचानती भी नहीं हो। यांग ये ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मुझे वास्तव में नहीं पता। भाड़ में जाओ। उसने यांग ये की ओर उंगली उठाई जबकि उसके होंठ गुस्से से कांप रहे थे। तुम वास्तव में मुझे पहचानते भी नहीं हो, किंग डाई। क्या तुम किसी गुफा से बाहर आए हो? किंग फेंग, तुम मुझे मत रोको। मैं उससे आमने सामने की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। आमने सामने? वह यहाँ है। इस बीच महिला अचानक बोल पड़ी। किंडाई तुरंत चुप हो गया और उसने पहले जैसा शांत और संयमित व्यवहार पुनः प्राप्त कर लिया। यांग ये ने पलट कर देखा कि एक महिला अचानक वहां प्रकट हुई थी। उसके बाल चांदी के रंग के थे, उसने लिनेन की पोशाक पहन रखी थी और उसके पैर नंगे थे। यह नीदरमैडन था। अध्याय 737 नीदरलैंड युवती का निमंत्रण। नीदरमैडन पवित्र रैंकिंग में नंबर 1 राक्षसी प्रतिभा नीदरमैडन। यांग यी और अन्य लोगों ने उसे देखकर अपने चेहरे पर गंभीर भाव प्रकट किए, क्योंकि उनकी ताकत इतनी थी कि वे अपने आसपास चींटी को भी तुरंत पहचान सकते थे। हालांकि उन्होंने उसके आने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। सबसे भयानक बात यह थी कि भले ही वह अभी उनके सामने खड़ी थी, फिर भी वे उसकी आभा को महसूस नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने कोई नहीं था। नीदरमैडन की आंखें काली थीं, इसलिए दूसरे लोग उसकी आंखों में भाव नहीं देख पाए। हालांकि बैंगनी वस्त्र पहने आदमी और दूसरी महिला दोनों ही यह देख पाए कि नीदरमैडन की नज़र उनके बगल में खड़े एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति पर पड़ी थी। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें और भी अधिक आश्चर्य तब हुआ जब उसने उनकी ओर हल्का सा सिर हिलाया। यह तो अभिवादन है। दोनों की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। यांग ये थोड़ा हैरान रह गया जब उसने उसे अभिवादन करते देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उसका अभिवादन करेगी, लेकिन जब उसे समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, तब भी उसने जवाब में सिर हिलाया। आखिरकार वह उन लोगों का सम्मान करता था जो उसका सम्मान करते थे। नीदरमैडन की आकृति तैरती हुई तुरंत ही केंद्र में स्थित जेड काउंटर के सामने आ गई। इस बीच काउंटर के सामने अचानक प्रकाश की एक नीली दीवार दिखाई दी। यांग ये ने देखा कि बैंगनी वस्त्र पहने हुए पुरुष और महिला दोनों के शरीर प्रकाश की दीवार के दिखाई देने पर तुरंत तनावग्रस्त हो गए थे और वे उसे स्थिर रूप से देखने लगे। यांग ये काफी उत्सुक था, इसलिए उसने भी देखा। उन तीनों ने देखा कि नीदरमैडन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और फिर उसने प्रकाश की बाधा के खिलाफ अपना हाथ हल्के से हिलाया। प्रकाश की दीवार हिंसक रूप से कांपने लगी और फिर अनगिनत बारीक दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैलने लगीं। उसने फिर अपना हाथ हिलाया। दरार। इस बार बैरियर पर दरारें तुरंत और फैल गईं और फिर वह टूटने के कगार पर था। इस समय उसने फिर से अपना हाथ हिलाया। टकराना। उन्होंने देखा कि प्रकाश की दीवार फटकर बिखर गई और वह असंख्य नीले कणों में परिवर्तित हो गई जो जमीन पर गिर पड़े। बैंगनी वस्त्र पहने पुरुष और दूसरी स्त्री ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में गहरी कड़वाहट और लाचारी थी। प्रकाश की बाधा टूटने के बाद नीदरमैडन ने एक पॉइंट कार्ड निकाला और उसे हल्के से जेड काउंटर के ऊपर घुमाया। उसके बाद उसके हाथ में एक काला स्क्रॉल दिखाई दिया। इस समय यांग ये चौंक गया, बहुत चौंक गया। वह इसलिए चौंका नहीं क्योंकि उसने प्रकाश की उस दीवार को उड़ा दिया था, बल्कि इसलिए चौंका क्योंकि उसने उस काले स्क्रॉल पर लेबल देखा था। 200,000 अंक। 200,000 अंक कितने महंगे थे। यह दाव रैंक तकनीक से कई गुना ज्यादा महंगा था। क्या संत रैंक की तकनीकें इतनी डरावनी हैं? यांग ये संत रैंक तकनीकों के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गया। उसे नहीं पता था कि उसने जिस त्रिशीर्ष तलवार तकनीक की साधना की थी, उसमें नश्वर तलवार एक दाव रैंक या संत रैंक तकनीक थी। उसे न जानने का मुख्य कारण यह था कि उसने कभी संत रैंक तकनीक नहीं देखी थी। भले ही उस दिन उसकी नीदरमैडन से झड़प हुई थी, लेकिन उन दोनों ने गंभीरता से लड़ाई नहीं की थी। इसलिए जब उसने संत रैंक तकनीक की साधना की थी, तो उसने उनकी ताकत नहीं देखी थी। नीदरमैडन ने स्क्रॉल पर नजर डाली, उसे दूर रख दिया और फिर मुड़कर सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। सीढ़ियों पर पहुंचते ही वह अचानक रुक गई और फिर उसने मुड़कर यांग ये को देखा। मैं एक मिशन स्वीकार करती हूं और यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके पुरस्कार बुरे नहीं हैं। इसे पूरा करने पर यह 400,000 अंकों का इनाम देगा। क्या आप रुचि रखते हैं? बैंगनी वस्त्र पहने पुरुष और महिला तुरंत ही दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नीदरमैडन वास्तव में इस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को अपने साथ एक मिशन पूरा करने के लिए आमंत्रित करेगी। हे भगवान, यह नीदरमैडन है। पवित्र रैंकिंग में प्रथम स्थान पर। किंग डाई और किंग फैंग के चौंकने का मुख्य कारण यह था कि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि नीदरमैडन मिशन पूरा करने के बाद दूसरों को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वह आमतौर पर उनसे खुद ही निपटती थी। फिर भी
अब उसने वास्तव में किसी को आमंत्रित किया था। उनकी निगाहें एक बार फिर यांग यी पर टिक गईं, और वे उसे स्थिर दृष्टि से देखने लगे, मानो वे उसके अंदर तक देखना चाहते हों। यांग ये काफी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे किसी मिशन पर जाने के लिए आमंत्रित करेगी। इस पल उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हॉलोव ग्राउंड्स में मिलने के बाद से उसने उसे जो एहसास दिलाया था वह ऐसा था जैसे वह उसे जानती हो। यह काफी बेतुका एहसास था, क्योंकि अगर वह उसे पहचानती भी तो उसे हॉलोव्ड हॉल्स द्वारा बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया होता। यही मुख्य कारण था कि यांग ये हैरान थी। अगर वह मुझे नहीं पहचानती तो वह लगातार मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों कर रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उस ताकत से चौंक गई थी जो मैंने पहले बताई थी? लेकिन यह स्पष्ट रूप से असंभव है। यांग ये ने काफी देर तक सोचा, फिर उसने कहा, मुझे कितने पॉइंट मिल सकते हैं? हालांकि उसे नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी, फिर भी उसने उसके साथ उस मिशन पर जाने का फैसला किया। सबसे पहले उसे वाकई पॉइंट की जरूरत थी, और उसे बहुत ज्यादा पॉइंट की जरूरत थी, क्योंकि उसे कम से कम 100,000 पॉइंट की जरूरत थी ताकि वह कैद के पगोडा में प्रवेश कर सके। दूसरे, वह उसके करीब जाना चाहता था और देखना चाहता था कि उसकी असली ताकत कैसी है। यह तुम्हारी अपनी ताकत पर निर्भर करेगा। उसने जवाब दिया, मैं 3 दिन बाद तुम्हारे लिए आऊंगी। अपनी बात खत्म करते ही वह वहीं गायब हो गई। तुम कौन हो? नेदरमैडन के चले जाने के बाद किंडाई अचानक यांग ये के पास गया, और उसने यांग ये को घूरते हुए कहा, नेदरमैडन को कभी भी दूसरों से बात करना पसंद नहीं रहा है, भले ही वह हंसिंग ही क्यों न हो जो पवित्र रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। लेकिन उसने वास्तव में तुम्हें आमंत्रित किया है। मुझे बताओ, क्या तुम दोनों के बीच कुछ है? यांग ये ने जवाब दिया, मेरा विश्वास करो, मैं उसे वही बताऊंगी जो तुमने अभी कहा। किंडाई का चेहरा तुरंत उतर गया, और फिर वह शर्मिंदगी से मुस्कुराया और कहा, मैं मजाक कर रहा था। यह सिर्फ एक मजाक था। भले ही तुम बहुत घटिया नहीं लगते, लेकिन उसके लिए तुम्हारे प्यार में पड़ना असंभव है। जब उसने देखा कि यांग ये की अभिव्यक्ति काफी भद्दी थी, तो किंडाई ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए जल्दी से कहा, भाई तुम वास्तव में कौन हो? मुझे मत बताओ कि तुम बस एक राहगीर हो। यह मेरी बुद्धिमत्ता का अपमान होगा। यांग ये ने कहा, उसने मुझे क्यों आमंत्रित किया, मुझे वास्तव में कोई जानकारी नहीं है। जब हम फिर मिलेंगे तो मैं उससे जरूर पूछूंगा। तुम यांगमैन हो? किंडाई चौंक गई। वह यांगमैन जिसने स्नो के विलाप के मुख्यालय पर हमला किया और यू बुशुंग और स्नो के विलाप के सफेद वस्त्र पहने वाइस मास्टर दोनों को मार डाला। इस समय किंगफिंग की आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी, और वह लगातार उसे आंक रही थी। यांग ये ने सिर हिलाया। तुम्हारा काम तमाम हो गया। किंडाई ने हंसते हुए कहा, स्नो के विलाप के मास्टर लू युक्सियाओ ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों में पाताल लोक महासागर से वापस आ जाएंगे। हे, उस समय वह निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढने आएगा। क्या तुम जानते हो कि लू युक्सियाओ कौन है? तुम निश्चित रूप से नहीं जानते। वह बाहर से बहुत ही सभ्य और सौम्य लगता है, लेकिन वह वास्तव में एक असाधारण पागल है। तुमने स्नो के विलाप के इतने सारे सदस्यों को मार डाला और उसके सम्मान को रौंद दिया, इसलिए वह निश्चित रूप से तुमसे मौत तक लड़ेगा। जब वह इतना बोल गया तो किंडाई ने एक पल के लिए रुककर कहा, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उससे नहीं डरते, बिल्कुल मेरी तरह। तो मेरे कृपाण और तलवारों के गठबंधन में शामिल हो जाओ, और मैं तुम्हारे लिए लू युक्सियाओ से निपट लूंगा। ठीक है, किंडाई। इस बीच महिला अचानक ठंडे स्वर में बोली, क्या तुम मेरे चंद्र संस्कार महल के एक सदस्य को चुराने की कोशिश करके कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो, जबकि मैं यहीं खड़ी हूं? यह सुनते ही किंडाई का चेहरा खिल उठा, और फिर उसने कंधे उचका दिए, किंगफैंग, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि तुम लू युक्सियाओ के चरित्र से अनजान हो। अगर तुम उसे एक कोने में ले गए तो वह निश्चित रूप से तुम्हारे चंद्र संस्कार हॉल से मौत तक लड़ेगा। मैं म्यू किंगफिंग, उससे क्यों डरूंगी? म्यू किंगफिंग ने किंडाई पर ठंडी नजर डाली, और फिर वह यांग ये को देखने के लिए मुड़ी, चूंकि तुम मेरे चंद्र संस्कार हॉल के सदस्य हो तो मैं तुम्हारे लिए इससे निपटूंगी, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो। आप चंद्र संस्कार हॉल के मास्टर हैं। यांग ये कोई मूर्ख नहीं था। जब उसने उनकी बातचीत सुनी तो उसने उनकी पहचान का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया था। महिला को चंद्र संस्कार हॉल का हॉल मास्टर होना चाहिए, जबकि किंडाई संभवतः कृपाण और तलवारों के गठबंधन का नेता था। तुम बिल्कुल सही हो, किंडाई ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे ठीक सामने चंद्र संस्कार हॉल के अद्वितीय और बेहद खूबसूरत हॉल मास्टर म्यू किंगफैंग खड़े हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं कृपाण और तलवारों के गठबंधन का सुंदर, सुरुचिपूर्ण, परिष्कृत और प्रिय नेता किंडाई हूं। वे मुझे जुनून का जानवर कहते हैं। जानवर? यांग ये काफी आश्चर्यचकित था। जुनून का जानवर? किंडाई का चेहरा काला पड़ गया जब उसने कहा, जुनून का जानवर, समझे? यह एक राक्षस जानवर है जिसे सभी प्यार करते हैं, और यह कामुक होने के लिए जाना जाता है। समझे? मुझे लगता है कि जानवर कहलाना तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। यांग ये ने बहुत गंभीर तरीके से कहा। बच्चे, चलो एक एक करके लड़ाई करते हैं।
मैं तुमसे एक एक करके लड़ने जा रहा हूँ। केंडाई गुस्से में था और वह वास्तव में यांग ये को लड़ाई के लिए बाहर खींचने का इरादा रखता था। बस इस बीच किंग फेंग अचानक चिल्लाया और नाराजगी से केंडाई की ओर देखा। बाद वाले ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और यांग ये से लड़ने के बारे में फिर से कुछ नहीं कहा। म्यू किंग फेंग ने यांग ये को देखा और कहा, हम जा रहे हैं। तुम्हारा क्या? यांग ये ने कहा, तुम दोनों यहाँ सिर्फ उसे नीली रोशनी की उस बाधा को ध्वस्त करते देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। म्यू किंग फेंग ने सिर हिलाया, उस अवरोध को कम मत समझो। इसमें कानूनों की ऊर्जा है, इसलिए आम लोगों के लिए इसे तोड़ना बिल्कुल असंभव होगा। यहाँ तक नेदरमैडन ने भी कुछ महीने पहले अवरोध को तोड़ने में लगभग पूरा दिन लगा दिया था। फिर भी अब जब उसने इस बिंदु तक बात की तो उसकी आंखों में कड़वाहट की एक झलक दिखाई दी और उसने कहा, उसने वास्तव में इसे तोड़ने के लिए सिर्फ 3 हमलों का इस्तेमाल किया। विकास की ऐसी गति वास्तव में बहुत भयानक है। तुम दोनों का क्या होगा? यांग ये ने अचानक पूछा, इसे तोड़ने के लिए तुम दोनों को कितने हमलों की जरूरत होगी? यह सुनकर म्यू किंग फेंग की नजरें चमक उठी, फिर भी वह चुप रही। इस बीच केंडाई का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया और उसके होंठ फड़कने लगे और उसने कहा, चलो उस बारे में बात नहीं करते, चलो उस बारे में बात नहीं करते। हम फिर मिलेंगे। यह कहते हुए वह तुरंत सीढ़ियों से नीचे गायब हो गया। यांग ये अवाक रह गया। म्यू किंग फेंग ने यांग ये की ओर देखा और कहा, लू यूजियाओ कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। जब वह आए तो लूनाराइट पैलेस मत छोड़ना। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे तुम अभी निपट सको। म्यू किंग फेंग की आकृति चमकी और सीढ़ियों से नीचे गायब हो गई। यांग ये उनके जाने के बाद काउंटर की ओर चला गया। एक पल में प्रकाश की एक बाधा प्रकट हुई और उसे रोक दिया। यांग ये ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और तेजी से उसे आगे की ओर पटक दिया। टकराना। प्रकाश की दीवार हिंसक रूप से हिलने लगी और उसमें कुछ दरारें दिखाई देने लगीं। यांग यी ने फिर से अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटकी और उसने एक ही पल में लगातार 50 से अधिक घूंसे मारे। टकराना। अचानक प्रकाश की बाधा टुकड़े टुकड़े हो गई। यांग ये ने प्रकाश की टूटी हुई दीवार को देखते हुए धीरे से कहा, यह इतना मुश्किल नहीं था। यांग ये ने बैरियर के पीछे की तकनीक को नहीं देखा क्योंकि जब उसके पास कोई अंक नहीं था तो यह बेकार था। इसके बजाय वह तकनीक मंडप से बाहर चला गया। हालांकि जब वह दरवाजे से बाहर निकले तो कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यांग ये के पास गया, यांग ये को परखा और फिर ठंडे स्वर में बोला, यांग मैन, तुम ही वह आदमी हो, है न? फू जिनिक्सियन हमारे हाथों में है। अगर तुम चाहते हो कि वह जिंदा रहे तो हमारे साथ आओ। एक हाथ ने तुरंत उस आदमी का गला पकड़ लिया और फिर यांग ये ने उस आदमी को देखा जिसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। तुम मुझे धमका रहे हो? बोलते समय वह अचानक नीचे झुक गया। दरार। अध्याय 738। क्या आप आपत्ति करने की हिम्मत रखते हैं? उस आदमी की गर्दन टूट चुकी थी और उसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। वह खुली आंखों से मरा। यहां तक मरते दम तक भी उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि कुछ शब्द बोलने मात्र से उसकी गर्दन टूट जाएगी। इस समय उस आदमी के साथ यहां आए अन्य लोगों की भी आंखें खुली की खुली रह गईं और सदमे के अलावा उनकी आंखों में और भी अधिक भय दिखाई दे रहा था। ये तो बस कुछ शब्द थे, फिर भी उसे ऐसे ही मार दिया गया। क्या उसे मारना पसंद है? यांग ये को धमकियों से सबसे ज्यादा नफरत थी। अगर उसकी ताकत अपर्याप्त होती तो स्थिति अलग होती, लेकिन अगर परिस्थितियों के हिसाब से उसकी ताकत पर्याप्त होती तो वह किसी को भी मारने में संकोच नहीं करता जो उसे धमकाने की हिम्मत करता। वह जानता था कि चूंकि उन्होंने फू जिनिक्सियन को पकड़ लिया था और फिर उसे ढूंढने आए थे, यह स्पष्ट था कि वह उनका लक्ष्य था। भले ही वह नहीं जानता था कि वे क्या चाहते थे, लेकिन जब लोग ऐसी चालें चलते थे तो उसे यह पसंद नहीं था। उसकी राय में, चूंकि उन्होंने उसके खिलाफ साजिश शुरू कर दी थी, तो वे उसके दुश्मन थे और जिस तरह से वह आमतौर पर अपने दुश्मनों के साथ व्यवहार करता था, वह जितने लोगों को मार सकता था, मार डालता था। क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारा पीछा करूं? आगे चलो। यांग ये ने बर्फीली ठंडी निगाह से यहाँ बचे हुए साथियों की ओर देखा और इससे वे कांप उठे। ऐसा लग रहा था कि वे उसे कुछ धमकियां देना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो उनके मुंह ही नहीं खुले और उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग मैन। इस बीच बगल से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। यांग ये ने हिलना बंद कर दिया, पीछे मुड़ा और देखा कि म्यूलिंग उसकी ओर आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? म्यूलिंग ने यांग यी और अन्य लोगों की ओर देखा और फिर बगल में पड़ी लाश की ओर देखा, फिर तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। यांग ये ने जवाब दिया, उन्होंने फू जिनिक्सियन को ले लिया है और मैं उनका लक्ष्य हूँ। म्यूलिंग का चेहरा उतर गया जबकि उसकी आंखों में एक भयानक हत्या की भावना चमक उठी। आखिरकार फू जिनिक्सियन आखिरकार लूनाराइट हॉल का सदस्य था, फिर भी उन्होंने वास्तव में लूनाराइट हॉल के एक सदस्य को पकड़ने की हिम्मत की थी। यह लूनाराइट हॉल का अपमान था। जब उन्होंने म्यूलिंग की आंखों में हत्या की मंशा देखी तो उनके हाव भाव बदल गए और उनमें से एक ने जल्दी से कहा, युवा मिस म्यूलिंग, यह एक गलतफहमी है, एक गलतफहमी है।
हमारे युवा मास्टर ने युवा मिस फू को नहीं पकड़ा, उसने उसे सिर्फ स्टेट में मेहमान बनने के लिए आमंत्रित किया है। इसके अलावा उसकी तरह ही हम उसे भी सिर्फ आमंत्रित कर रहे हैं। हम उसे जबरदस्ती वहां ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पहले जो हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी थी, एक गलतफहमी। तुम्हारा युवा स्वामी कौन है? म्यूलिंग ने पूछा। उसने उत्तर दिया, मान शी। यह सुनते ही म्यूलिंग के चेहरे के भाव बदल गए और उसने कहा, चलो चलें। फू जिनिक्सियन खतरे में है। बोलते समय वह दूर की ओर चमक गई। यह सुनते ही यांग ये का चेहरा उतर गया और फिर उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और तोप के गोले की तरह उस पर गोली चला दी। कुछ ही देर में वे दोनों एक एस्टेट पर पहुंच गए। म्यूलिंग अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक वह रुक गई और फिर उसने झिझकते हुए कहा, यांगमैन, आपको शांत रहना होगा चाहे बाद में कुछ भी हो जाए। यह सिर्फ आपके और फू जिनिक्सियन से संबंधित नहीं है, यह हमारे चंद्र संस्कार हॉल से भी संबंधित है। तो मुझे इससे निपटने की अनुमति दें, ठीक है? जैसे ही वह ठीक हो जाएगी। यांग ये का चेहरा थोड़ा उदास था। वास्तव में उसके और फू जिनिक्सियन के बीच कोई गहरा रिश्ता नहीं था और उन्हें दोस्त भी नहीं माना जा सकता था। हालांकि कोई बात नहीं, वह उसके साथ प्राचीन शहर हेलोज में आई थी। इसके अलावा अगर उसने उसे यह सूचित करने के लिए एक वॉयस ट्रांसमिशन नहीं भेजा होता कि फायर स्पिरिट रेस के कुलपति ने उसके खिलाफ एक गठन का उपयोग करने का इरादा किया है, तो वह बेहद वंचित स्थिति में आ जाता। यह इस हद तक था कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। इसके अलावा उन्होंने फू जिनिक्सियन को उसके कारण ही पकड़ा था। दूसरे शब्दों में, वे उसे निशाना बना रहे थे और फू जिनिक्सियन को बस इसमें घसीटा गया था। म्यूलिंग ने उसे सुनकर हल्की सी आह भरी और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। हवा का एक झोंका आया और दरवाजा टुकड़े टुकड़े हो गया। कोड़ा 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 कोड़ा। वे अभी अंदर ही पहुंचे थे कि उनके कानों में कोड़े के मांस पर प्रहार की आवाज पड़ी, जिससे उनके चेहरे पर उदासी और भी बढ़ गई। कुतिया, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि युवा मास्टर शी ने तुम्हें पसंद किया, फिर भी तुमने मना करने की हिम्मत की। फू जिनिक्सियन, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम हर दिन लगातार अलग अलग साथी नहीं बदलती हो? क्या तुम अब खुद को सुधारने की कोशिश कर रही हो? लाल पोशाक में एक आकर्षक महिला एक हॉल के अंदर एक काला चाबुक पकड़े हुए थी और वह फू जिनिक्सियन को घूरते हुए ठंडी मुस्कान बिखेर रही थी। इस समय फू जिनिक्सियन के अंग जमीन पर कीलों से ठोंके हुए थे जबकि उसके चारों ओर खून बह रहा था। सबसे भयावह बात यह थी कि उसका पूरा शरीर चाबुक से बने निशानों से ढका हुआ था। एक आदमी बगल में बैठा था जबकि उसका ऊपरी शरीर पूरी तरह से नंगा था और वह अनगिनत अजीब गहरे सुनहरे प्रतीकों से ढका हुआ था। इसके अलावा एक बूढ़ा आदमी उस आदमी के पीछे खड़ा था और बूढ़े आदमी की आंखें बंद थी जैसे कि वह सो रहा हो। कोड़ा, महिला के हाथ में चाबुक एक बार फिर फू जिनिक्सियन की ओर बढ़ा। एक पल में खून की धार फूट पड़ी जबकि उसके चेहरे पर मुस्कान और भी चमकीली हो गई। क्या महिलाएं पुरुषों के साथ सोने के लिए पैदा नहीं होती हैं? इसके अलावा तुम अनगिनत पुरुषों के साथ सो चुकी हो, तो क्या हुआ अगर तुम एक और के साथ सो गई? आखिरकार युवा मास्टर शी के लिए तुम्हें पसंद करना सम्मान की बात है। दुर्भाग्य से तुम नहीं जानती कि इस तरह के सम्मान को कैसे संजोया जाए। उसने बोलते हुए फिर से चाबुक घुमाया। हालांकि कोड़ा फू जिनशियान पर नहीं गिरा क्योंकि एक हाथ ने उसे पकड़ लिया था। इस बीच बूढ़े ने अपनी आंखें खोली और युवक के मुंह के कोनों पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। फू जिनिक्सियन को देखते ही म्यूलिंग का दिमाग एकदम खाली हो गया था और वह मन ही मन चिल्लाई, छी। इस समय फू जिनिक्सियन मरी नहीं थी, लेकिन वह मरने के कगार पर थी। उसकी बैंगनी पोशाक लाल हो गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका चेहरा पूरी तरह से निशानों से ढका हुआ था। यह कहा जा सकता था कि वह पहचान में नहीं आ रही थी। यांग ये ने फू जिनिक्सियन को कुछ देर तक देखा, फिर उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी हथेली उसके पेट पर रख दी। उसकी बैंगनी गहरी ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवाहित हुई और कुछ ही समय में वह थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसे देखा और धीरे से बोली, माफ करना, मैंने तुम्हें फिर से मुसीबत में डाल दिया। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने ही तुम्हें इसमें घसीटा है। उनसे मत लड़ो, बस इसे अपने भले के लिए कुछ करने के रूप में लो, ठीक है? फू जिनिक्सियन की कमजोर आवाज में एक सुखद लहजा था। वह बहुत स्पष्ट रूप से जानती थी कि अगर यांग ये उनसे लड़ता है, तो अगर वह अपनी असली ताकत का प्रदर्शन नहीं करता है, तो उसकी जान निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगी। आखिरकार यहाँ अर्धसंत थे, लेकिन अगर वह अपनी असली ताकत का प्रदर्शन नहीं करता, तो उसके लिए अर्धसंत को हराना असंभव होगा। चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिस पर मुझे भरोसा न हो। यांग ये ने उसे उठाया और म्यूलिंग के पास भेज दिया, इससे पहले कि वह कहे, उसे ले जाओ और चले जाओ। म्यूलिंग ने फू जिनिक्सियन को लिया और कहा, यांग मैन, कोई भी जल्दबाजी मत करो। यहाँ एक अर्धसंत था और वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मैन स्टेट में एक से अधिक अर्धसंत थे। तुम यांग मैन हो। इस बीच
युवक ने अचानक कहा, मैंने सुना है कि तुमने यू बुशुंग और स्नो के विलाप के उस सफेद वस्त्रधारी वाइस मास्टर को मारने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति और बचाव पर भरोसा किया था। मुझे तुम में बहुत दिलचस्पी है क्योंकि मैं भी एक बॉडी रिफाइनर हूँ। या मुझे यह कहना चाहिए कि मेरा मैन कबीला पीढ़ियों से बॉडी रिफाइनर का कबीला रहा है। मैंने तुम्हें अपनी जिज्ञासा और रुचि के कारण यहाँ आमंत्रित किया। जहाँ तक तुम्हारी दोस्त की बात है, मैं केवल माफी मांग सकता हूँ। मेरा इरादा केवल उसके साथ कुछ मजाक करना था। आखिरकार, वह काफी सुंदर है। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में विरोध करेगी और यहाँ तक कि उसने मुझे बिना किसी वंश के मरने का श्राप भी दिया। इसलिए, मेरे पास उसे थोड़ी सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मानशी, फू जिनिक्सियन मेरे चंद्र संस्कार हॉल से संबंधित है। म्यूलिंग ने धीमी आवाज में कहा, क्या आप चंद्र संस्कार हॉल के साथ युद्ध की घोषणा करने की कोशिश कर रहे हैं? छोटी लड़की, हमें डराने के लिए चंद्र संस्कार हॉल का उपयोग करने की कोशिश मत करो। इस बीच, मानशी के पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी अचानक बोला, यह सब बच्चों का खेल है। क्या तुम सच में सोचती हो कि चंद्र संस्कार हॉल शक्तिशाली है? अगर यह पवित्र हॉल में कुछ बुजुर्गों के लिए विचार से बाहर नहीं है, तो तुम्हारा चंद्र संस्कार हॉल एक पल में नष्ट हो सकता है। म्यूलिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह इसका खंडन करने में असमर्थ थी। इन कुलों की तुलना में लूनाराइट हॉल वास्तव में काफी कमजोर था। क्योंकि यह केवल युवा पीढ़ी द्वारा गठित एक संगठन था, फिर भी ये कुल हजारों साल या यहाँ तक 100,000 साल से अस्तित्व में थे। बस उसे ले जाओ और जाओ। यांग ये अचानक बोला, चूंकि तुम यहाँ हो, तो तुम्हारे लिए यहाँ से जाना इतना आसान नहीं होगा। यह लाल पोशाक वाली महिला थी जिसने ये शब्द कहे थे। उसने अचानक चाबुक को पीछे खींचने के इरादे से अपना हाथ झटका, लेकिन उसने आश्चर्य से देखा कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ उसके चाबुक को दबा रहा हो। न केवल वह उसे वापस खींचने में असमर्थ थी, बल्कि उसे लगभग खींच लिया गया था। इस बीच, यांग ये अचानक महिला के सामने आ गई। महिला घबरा गई और बचने की कोशिश करने ही वाली थी कि तभी एक हाथ ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया। तुम क्या कर रही हो? मुझे अभी जाने दो वरना यंग मास्टर शी तुम्हें टुकड़ों में काट डालेंगे। उसने यांग यी को नाराजगी से देखा, फिर भी उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वह स्पष्ट रूप से पूरी तरह से निडर थी। आप उन्हें जाने देने पर आपत्ति नहीं करेंगी, है ना? यांग ये उसकी गर्दन पकड़ते हुए मानशी से बोली। मुझे धमकी पसंद नहीं है। मानशी ने यांग ये को देखा और शांति से बोली। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर दबाया। दरार, उसका सिर तुरंत ही उसके धड़ से अलग हो गया और खून का फव्वारा हवा में फूट पड़ा। यांग ये ने लापरवाही से अपना सिर झटक दिया और कहा, वास्तव में, चाहे आपने आपत्ति की हो या नहीं, मैं उसे मार देती। युवक धीरे से खड़ा हुआ और बोला, तुम मौत को दावत दे रहे हो? मनुष्य कब से इतना दबंग हो गया है? इस बीच, बाहर से एक आवाज गूंजी और फिर म्यू किंग फेंग और दो बूढ़े आदमी हॉल में दाखिल हुए। युवक ने म्यू किंग फेंग और बूढ़ों की ओर देखा और फिर मुस्कुराया, ओह माय, दो अधसंत। मैं बहुत डर गया हूँ। मुझे मत मारो, ठीक है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 3 और बूढ़े व्यक्ति यहाँ प्रकट हुए। 4 अर्धसंत। देखो, हमारे पास अब 4 अर्धसंत हैं, फिर भी तुम्हारे पास केवल 2 हैं। इसलिए, तुम सभी अपने जीवन को पीछे छोड़ सकते हो। खासकर तुम, म्यू किंग फेंग। सच कहूं तो, मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारे साथ मौज मस्ती करना चाहता था। मानशी के चेहरे पर थोड़ा पागलपन भरा भाव था। मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। अचानक, एक और आवाज गूंजी और फिर नेदर मैडन यहाँ प्रकट हुई। उसने मानशी और अन्य लोगों की ओर देखा और फिर उसकी नजर मानशी के पीछे खड़े बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी और उसने पूछा, क्या तुम आपत्ति करने की हिम्मत कर सकते हो? अध्याय 739 पोता। दादाजी आ गए हैं। क्या आप आपत्ति करने का साहस रखते हैं? ये शब्द निश्चित रूप से बहुत ही भारी थे, विशेष रूप से तब जब यह एक उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रबोधक था जिसने एक अर्धसंत से ऐसे शब्द कहे थे। मानशी के पीछे खड़े बूढ़े व्यक्ति के हाव भाव इस समय बेहद भद्दे थे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से, न केवल उसने क्रोध से हमला करने से खुद को रोका, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि तुम उसे अपने साथ ले जाना चाहती हो, तो मेरा मन कबीला स्वाभाविक रूप से मना करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं मना करती हूँ। इस बीच, मानशी ने उग्रता से कहा, नीदर मैडन, मेरे मान कबीले और तुम हमेशा एक दूसरे के व्यवसाय से दूर रहे हो, तो एक चींटी के लिए मेरे मान कबीले के खिलाफ क्यों जाना? उसने पहले मुझे धमकाया, फिर मेरे सामने मेरी औरत को मार डाला। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा, तो मैं, मानशी, शहर में अपना सिर कैसे ऊंचा रख पाऊंगा? अगर तुम मना करोगे, तो मुझसे लड़ो। अगर मैं 3 चालों में तुम्हारी जान नहीं ले पाया तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। नेदर मैडन की आवाज पहले की तरह शांत थी, और यह पूरी तरह से शांत थी। मानशी का चेहरा और भी ज्यादा क्रूर हो गया। जब वह हमला करने ही वाला था, तो बूढ़े ने उसे रोक दिया और कहा, महाराज, नेदर मैडन, मैं, मान युआन, उसे शिक्षित करने में अपनी विफलता के लिए माफी मांगता हूँ। उसे अपने साथ ले जाने में संकोच न करें। मेरा मान कबीला आपको नहीं रोकेगा।
नेदरमैडन ने मुड़कर बाहर की ओर चलना शुरू किया। इस बीच म्यूकिंगफैंग का समूह जल्दी से उसके पीछे चला गया। यांग ये भी पीछे पीछे चला, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही वह अचानक रुक गया। उसने मुड़कर मानशी और बाकी लोगों को देखा। चिंता मत करो, मैं आप सभी को निराश नहीं करूंगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे। मैं निश्चित रूप से 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। मेरा इंतजार करो। मानशी ने एक कदम आगे बढ़ाया और बस इस कदम ने उसे यांग ये के सामने तुरंत पहुंचने में मदद की। उसके चेहरे पर एक उन्मत्त और क्रूर भाव था जब उसने कहा, ठीक है, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम मेरे पोते हो, ठीक है? यांग ये ने जवाब दिया, अगर मैं वापस आऊं तो तुम मेरे पोते होगे, ठीक है? ठीक है। मानशी ने जोर से हंसते हुए कहा, ठीक है, जब तक आप वापस आते हैं तब तक यह ठीक है, भले ही आप मुझे अपना परपोता कहें। ठीक है, पोते, दादाजी के लौटने का इंतजार करो। यांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया और मानशी के चेहरे पर थपथपाया, फिर वह मुड़कर चला गया। तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। मनशी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जबकि उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थीं। डॉट 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 फू जिनिक्सियन को म्यूकिंगफैंग के समूह की देखभाल में छोड़ने के बाद यांग ये ने तुरंत चंद्र संस्कार हॉल छोड़ दिया। हालांकि जैसे ही वह बाहर निकला, उसे तुरंत किसी ने रोक लिया। वह म्यूकिंगफैंग था। उसने पूछा, तुम वापस जा रहे हो? यांग ये ने जवाब दिया, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मुझे उन्हें दादाजी कहना पड़ेगा। म्यूकिंगफैंग ने हल्की आह भरी और कहा, मैन कबीला बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है। वे शरीर को निखारने वालों का कबीला हैं, और उनके कबीले के सभी सदस्य पीढ़ियों से शरीर को निखारने वाले रहे हैं। चूंकि उनका शरीर विशेष है, इसलिए शरीर को निखारने की साधना करते समय उन्हें 2 गुना परिणाम मिलता है। हालांकि कुछ समय से उनके शरीर में बदलाव आना शुरू हो गया, और यह अब उतना उत्कृष्ट नहीं रहा। इसलिए मैन कबीले में गिरावट का अनुभव होने लगा। लेकिन फिर भी उनके भंडार और ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। जब वह इस बिंदु तक बोली, तो उसने यांग यी की ओर देखा और आगे कहा, उनका उद्देश्य शायद आपकी साधना तकनीक या आपका शरीर प्राप्त करना था। क्योंकि मनुष्य कबीले के अलावा पवित्र हॉल में कोई अन्य शरीर परिशोधक नहीं है जो एक भौतिक शरीर प्राप्त कर सकता है, जो कि सम्राट क्षेत्र में रहते हुए भी एक अर्धसंत से भी अधिक भयानक है। यांग ये ने अचानक पूछा, मनुष्य कुल में कितने अर्धसंत हैं? कम से कम 5। म्यूकिंगफैंग ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि तुम इसे जाने नहीं देना चाहते और अपने दोस्त का बदला लेना चाहते हो, लेकिन यह वास्तव में सही समय नहीं है। इसके अलावा अगर तुम अभी चले गए तो तुम अपनी जान दे दोगे। चिंता मत करो, मैं कभी भी अपनी जान नहीं देता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहीं गायब हो गया। यांग ये के चले जाने के बाद म्यूलिंग म्यूकिंगफैंग के पास आया और बोला, क्या आपको लगता है कि वह जीवित वापस लौट पाएगा? मैं वास्तव में उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। म्यूकिंगफैंग ने गंभीरता से कहा, चाहे वह उसकी ताकत हो या पहचान, मैं उनमें से किसी को भी नहीं देख सकता। जहां तक उसके जीवित वापस लौटने की बात है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि नेदरमैडन फिर से उसकी ओर से कार्य करेगी या नहीं। यदि वह ऐसा नहीं करती है, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। 5 अर्ध संतों का वह विरोध नहीं कर सकता। हमारे बारे में क्या हम मदद नहीं करेंगे? म्यूलिंग ने कहा, मैन कबीले ने हमारे लूनराइट हॉल के एक सदस्य को पकड़ लिया और सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसे यूं ही जाने दे रहे हैं? और क्या? म्यूकिंगफैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, पवित्र हॉल के कई बुजुर्ग वास्तव में हमारी अच्छी देखभाल करते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चंद्र संस्कार हॉल से भी थे। क्या आपको लगता है कि वे हमारे लिए मनुष्य कबीले से मौत तक लड़ेंगे? वे ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम उनसे मदद मांगते हैं, तो वे हमसे केवल सुलह करने के लिए कहेंगे। म्यूलिंग ने धीरे से आह भरी, जबकि उसकी आंखों में घनी बेबसी झलक रही थी। हालांकि म्यूकिंगफैंग की आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा जब उसने कहा, मैन कबीले ने हमारे चंद्र संस्कार हॉल का अपमान किया और मेरा भी अपमान किया, इसलिए हम इस मामले को कैसे शांत कर सकते हैं? हमारे पास पवित्र हॉल के बुजुर्ग नहीं हैं, लेकिन हमारे चंद्र संस्कार हॉल में अभी भी अर्धसंत हैं। सभी सम्राट दायरे के सदस्यों को इकट्ठा होने के लिए मेरा आदेश भेजें। चाहे वे अभी कुछ भी कर रहे हों, उन्हें इकट्ठा होना है और मैन कबीले की ओर जाना है। लेकिन हमारे पास हाफ सेंट्स नहीं हैं, म्यूलिंग ने धीरे से कहा। लूनराइट हॉल में मोनार्क रियल्म के बहुत सारे डीपॉफर्स थे, लेकिन उनमें से सभी भी मैन कबीले के लिए खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं थे। क्योंकि मैन कबीले के पास कम से कम 5 हाफ सेंट्स थे। 5 हाफ सेंट्स की संयुक्त सेना के खिलाफ उनके पास कोई मौका नहीं था। मेरे दादाजी एक अर्ध संत हैं, और मेरी दादी भी। अगर हम एल्डरली और एल्डरतांग को शामिल कर लें तो यह काफी है। म्यूकिंगफैंग ने गंभीरता से कहा, हॉल मास्टर, आप अपने परिवार से मदद लेने का इरादा रखते हैं? म्यूलिंग हैरान था। मैं स्वाभाविक रूप से अपने परिवार की ताकत का उपयोग नहीं करूंगा अगर यह अर्ध संत क्षेत्र से नीचे का दुश्मन होता, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ अर्ध संतों का इस्तेमाल किया है, इसलिए अगर मैं मदद नहीं मांगता तो मैं मूर्ख होऊंगा।
आगे बढ़ो, उनसे कहो कि वे मैन कबीले में इकट्ठा हों। म्यू किंगफेंग ने गंभीरता से कहा। म्यू लिंग ने सिर हिलाया और फिर वह मुड़कर चली गई। म्यू किंगफेंग विचारों में खोई हुई लग रही थी जब वह यांग ये की ओर देख रही थी। कैसे कोई ऐसा व्यक्ति साधारण हो सकता है जिसके बारे में नेदरमैडन बहुत अच्छा सोचती हो। दरअसल वह सुलह की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैन कबीले से लड़ना उसके लिए उचित नहीं था। हालांकि उसने अंत में अपना मन बदल लिया। कारण के लिए इस तथ्य के अलावा कि वह मैनशी से वास्तव में क्रोधित थी क्योंकि उसने उसका अपमान करने के लिए मैन कबीले के अर्ध संतों पर भरोसा किया था, यह म्यूलिंग की वजह से भी था। इससे पहले जब उसने कहा कि वे मैन कबीले से बदला लेने में असमर्थ हैं, तो उसने म्यूलिंग की आंखों में लाचारी और अनिच्छा देखी। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें आत्मा उपहास भी था। एक संगठन, कबीला या व्यक्ति कमजोर हो सकता है, लेकिन उनमें संकल्प की कमी बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर उनमें संकल्प नहीं है तो वे निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे। इसलिए वह यांग यी के लिए हमला नहीं कर रही थी, नहीं यह लूनाराइट हॉल के लिए था। यह मुख्य रूप से खुद के लिए था। वह अपना संकल्प और दृढ़ संकल्प नहीं खोना चाहती थी। कुछ ही देर में लूनाराइट हॉल के मोनाक रियल्म विशेषज्ञ इसके प्रवेश द्वार के सामने एकत्र हो गए और उनमें 150 से अधिक लोग थे। म्यू किंगफेंग ने उन्हें घूरते हुए कहा, मैन कबीले ने पहले हमारे चंद्र संस्कार हॉल के एक सदस्य को बिना किसी कारण के पकड़ लिया, उसे बुरी तरह घायल कर दिया और फिर मेरा और हमारे चंद्र संस्कार हॉल का अपमान किया। क्या आप सभी को लगता है कि हमें इसके लिए न्याय मांगना चाहिए? भाड़ में जाओ, उन्हें मार डालो। तुम्हारी बेइज्जती करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन्हें मार डालो, मार डालो। हमें उन्हें अवश्य मारना चाहिए, अन्यथा मुझे भविष्य में लूनाराइट हॉल का सदस्य कहलाने में शर्म आएगी। अब स्नो के विलाप को देखो। उनके सदस्य बाहर जाते समय अपनी वर्दी पहनने की भी हिम्मत नहीं करते। मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता। तो चलो हमला करते हैं। म्यू किंगफेंग को बहुत खुशी हुई जब उसने देखा कि वे कितने गुस्से में थे, क्योंकि वह जानती थी कि वे स्पष्ट रूप से मैन कबीले की ताकत से वाकिफ थे, लेकिन उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा। म्यू किंगफेंग ने कहा, यांग मैन कबीले पर हमला करने गया है। हम उसे यह एहसास नहीं करा सकते कि वह अकेला है। सब लोग मेरी बात सुनो। अपनी गति को उसकी सीमा तक बढ़ाओ और मैन कबीले की ओर दौड़ो। चलो। म्यू किंगफेंग की आकृति उसके बोलते ही चमक उठी और वह एक प्रकाश की किरण में बदल गई जो मैन कबीले की ओर बढ़ी। उसके पीछे आकाश में 100 से अधिक प्रकाश किरणें निकलीं और वे भी मनुष्य वंश की दिशा में दौड़ पड़ीं। कुछ ही समय में लूनाराइट हॉल द्वारा मैन कबीले पर हमला करने की खबर पूरे शहर में फैल गई और असंख्य लोग पागलों की तरह मैन कबीले की ओर दौड़ पड़े क्योंकि वे यह तमाशा देखना चाहते थे। मैंने सुना है कि मैन कबीले ने उस आदमी यांग मैन को नाराज किया है और इसीलिए पूरा लूनाराइट हॉल बर्बाद हो रहा है। टीएस्क, अब हम एक शो देखेंगे। भले ही यांग मैन सरल नहीं है, लेकिन मैन कबीला एक ऐसा कबीला है जो हजारों सालों से अस्तित्व में है। इसके संसाधन और भंडार कुछ ऐसे नहीं हैं जिनकी तुलना लूनाराइट हॉल से की जा सके। इस बार यांग मैन शायद मरने वाला है और लूनाराइट हॉल उसके साथ नष्ट होने वाला है। ऐसा जरूरी नहीं है। आखिरकार यांग मैन अचानक ही प्रसिद्धि में आ गया। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि उसके पास किसी ताकत या दुर्जय व्यक्ति का समर्थन नहीं है। वास्तव में चूंकि उसने मनुष्य कबीले पर हमला करने की हिम्मत की है, तो निश्चित रूप से उसके पास कोई तुरुप का पत्ता है। बकवास बंद करो और जल्दी करो। अगर हम देर से आए तो हम शो मिस कर देंगे। यांग ये जानता था कि मैन कबीले में 5 अर्ध संत हैं और वह जानता था कि वह भी मैन कबीले से नहीं लड़ सकता। लेकिन फिर भी वह वहां गया। तलवार साधक के पास धार होनी चाहिए, ऐसी धार जो झुकने के बजाय टूट जाए। तलवार साधक को अपनी तलवार तब खींचनी चाहिए जब उसे खींचना चाहिए। अगर तलवार चलाने वाला साधक अपनी धार खो दे तो वह तलवार चलाने वाला साधक अपंग हो जाएगा। अगर तलवार चलाने वाले साधक के हाथ में तलवार उसके विरोधी की ताकत के आगे झुक जाए तो वह तलवार चलाने वाला साधक भी बेकार हो जाएगा। अगर तलवार चलाने वाला साधक अपनी तलवार तब नहीं खींचता जब उसे खींचना चाहिए और इसके बजाय हिचकिचाता है, तो उस तलवार चलाने वाले के विचार कैसे स्पष्ट होंगे कि वह अपनी तलवार को अपने हाथ की तरह घुमाए। तलवार को तब खींचना पड़ता था जब उसे खींचना पड़ता था, चाहे दुश्मन कमजोर हो या मजबूत। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के तलवार साधक को अर्धसंत का सामना करते समय अपनी तलवार खींचनी पड़ती थी। आखिरकार यह साहस नहीं बल्कि मूर्खता थी। जब तलवार खींचनी थी तब उसे खींच लेना वास्तव में आत्मा, निर्भयता, दृढ़ संकल्प और साहस का एक रूप था। सीधे शब्दों में कहें तो इस बारे में मत सोचो कि लड़ाई जीती जा सकती है या नहीं, इसके बारे में सोचने से पहले लड़ो। अगर जीतना वाकई असंभव हो तो भाग जाओ। पोते, दादाजी यहाँ हैं। यांग ये मैन कबीले के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था और उसने अपनी आवाज को गहन ऊर्जा के साथ बढ़ाया और यह दूर तक फैल गई। इसे लगभग 500 किलोमीटर दूर से भी स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। अध्याय 740 बस चुप रहो और लड़ो। दरवाजा खुला और फिर मानशी और 4 बूढ़े आदमी अंदर से धीरे धीरे बाहर निकले। तो इस दुनिया में वाकई ऐसे लोग हैं जो मौत से नहीं डरते।
लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा, क्योंकि इस दुनिया में मौत से भी ज्यादा भयानक कई चीजें हैं और मैं तुम्हें एक एक करके उनका अनुभव करने दूंगा। मानशी अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में थोड़ी पागलपन और क्रूरता थी। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक कागज का टुकड़ा धीरे धीरे मानशी की ओर तैरता हुआ आया। उसने कहा, यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए एक समझौता है। तुम एक शरीर परिशोधक हो और मैं भी। इसके अलावा मेरी साधना तुम्हारी साधना से कम है, इसलिए तुम इस पर हस्ताक्षर करने से नहीं डरोगे, है ना? बेशक, अगर तुम अपने पीछे उन 4 बूढ़ों को हमला करने के लिए कहते हो तो कृपया चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे कायरों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह ठीक है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ खुद ही निपटना चाहता हूं। मानशी ने अपनी उंगली हिलाई और खून की एक बूंद समझौते पर उड़ गई। अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके थे, इसलिए मृत्यु का निर्णय होना ही था। अचानक मानशी के पीछे बैठे बूढ़े व्यक्ति के हाव भाव बदल गए और वे एक साथ आसमान की ओर देखने लगे। 100 से ज्यादा रोशनी की किरणें आसमान में तेजी से उड़ रही थीं, और कुछ ही देर में म्यू किंगफेंग और दूसरे लोग यांग ये के पास आ गए। 100 से अधिक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ। मान युआन ने भौहें से कुढ़ी और उसके बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने भी यही स्थिति बनाई। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यांग ये ने उन्हें देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यह सिर्फ तुमसे संबंधित नहीं है, यह हमारे चंद्र संस्कार हॉल से भी संबंधित है। म्यू किंगफेंग ने मानशी की ओर देखा और कहा, मान कबीले ने खुलेआम चंद्र संस्कार हॉल के एक सदस्य को पकड़ लिया। अगर मेरा चंद्र संस्कार हॉल इस बारे में कुछ नहीं करता, तो यह शहर में अपनी पैठ कैसे बनाए रखेगा? इसलिए हम आज न्याय मांगने आए हैं। मू किंगफेंग, सिर्फ इन ताकतों के साथ। मानशी ने उसे देखते हुए एक क्रूर मुस्कान प्रकट की और उसकी आंखों में वासना की झलक थी जब उसने कहा, मैंने सुना है कि किसी ने भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखी है। मुझे आश्चर्य है कि तुम कैसी दिखती हो, लेकिन यह ठीक है, क्योंकि आज मैं न केवल तुम्हारे चेहरे को देखूंगा, बल्कि मैं तुम्हें पूरी तरह से नग्न भी देखूंगा। हाहा। जब म्यू किंगफेंग ने यह सुना तो उसकी आंखों में हत्या की भावना उमड़ पड़ी और लूनाराइट हॉल के सभी अन्य सदस्य हताश हो गए। कुत्ते आदमी, अपने पूर्वजों को भाड़ में जाओ। अगर तुम्हें मनुष्य कबीले का समर्थन नहीं मिलता, तो मैं तुम्हारे जैसे कचरे को दिन में 10 बार मार सकता हूँ। बस, बॉस, आदेश दो और हम उस कमीने को मार देंगे। मालिक, आदेश दीजिए, हम आज मनुष्य कबीले को नष्ट कर देंगे। लूनाराइट हॉल के ज्यादातर सदस्य युवा थे और युवा जोश और उत्साह से भरे हुए थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मानशी के पीछे 4 अर्ध संतों को नहीं देखा था, वे बस उनसे डरते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके पास संख्या बल था और वे एकजुट थे। मैं आप सभी को अभी भाग जाने के लिए 3 सांसों का समय देता हूं, अन्यथा आप सभी अपनी जान गंवा सकते हैं। मान युआन ने म्यू किंगफेंग और अन्य लोगों पर ठंडी नजर डाली। मान युआन, तुम कितने घमंडी हो। अचानक हवा में से एक आवाज गूंजी और फिर एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में एक छड़ी थी और एक बूढ़ी औरत म्यू किंगफेंग के बगल में दिखाई दी। बूढ़े आदमी ने मान युआन को ठंडी नजर से देखा और कहा, मुझे देखने दो कि तुम उन्हें कैसे अपनी जिंदगी से दूर कर देते हो। मनुष्यों का समूह हाल ही में बहुत घमंडी हो गया है। इस बीच एल्डरली और एक अन्य बूढ़ा व्यक्ति यहां आ पहुंचा। 4 अर्ध संत। इस बार मान युआन और अन्य लोगों के चेहरे उतर गए। मान युआन ने सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मुहे, तुम इस बॉडी रिफाइनर के लिए मेरे मैन कबीले के खिलाफ जाने का इरादा रखते हो? मैं उसे नहीं जानता, म्यूहे ने उत्तर दिया, मैं उसके लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं अपनी पोती, लूनाराइट हॉल के हॉल मास्टर के लिए यहाँ हूँ। वास्तव में, युवाओं के बीच संघर्ष हमारे जैसे पुराने साथियों से संबंधित नहीं है। हालांकि, आप, मान युआन, मेरी प्यारी पोती का अपमान करने और उसे अपमानित करने के लिए हाफ सेंट दायरे में अपनी ताकत पर भरोसा करने का इरादा रखते हैं। इसलिए, हम दोनों के पास आपके साथ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आप दोनों के बारे में क्या, एल्डरली? मान युआन ने एल्डरली को देखा, या क्या यह पवित्र हॉल का इरादा है? हम आज पवित्र हॉल की ओर से यहाँ नहीं हैं, हम अपनी मर्जी से यहाँ हैं। एल्डरली ने कहा, हम लूनाराइट हॉल से थे और हम इसका अपमान होते हुए नहीं देख सकते थे। क्या आप इस तरह के स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं? यांग ये को देखते हुए मान युआन का चेहरा और भी उदास हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये को पहले नेदरमैडन की मदद मिलेगी और अब इतने सारे लोगों की मदद मिलेगी। यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उसने पहले जो जानकारी प्राप्त की थी, उसमें कहा गया था कि यांगमैन नामक इस बॉडी रिफाइनर का कोई बैकग्राउंड नहीं था। अगर कुछ था भी, तो वह फायर स्पिरिट रेस से थोड़ा सा लिंक होगा। लेकिन अब मनुष्य कुल को स्वाभाविक रूप से अग्नि आत्मा जाति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इसीलिए उन्होंने पहले फूजिनिक्सियन को पकड़ लिया था, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि मनुष्य कुल की साधना तकनीक के अलावा और कौन सी साधना तकनीकें यांग मान को एक भौतिक शरीर प्रदान कर सकती हैं जो अर्ध संत के बराबर हो। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इससे इतनी सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी।
मैंने अपने पोते के साथ जीवन मरण का समझौता किया है, इसलिए हमें अन्य चीजों के बारे में बात करने से पहले अपना काम खत्म करने की अनुमति दें, ठीक है? इस बीच यांग ये अचानक बोल पड़ी। क्या तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो? मानशी ने यांग ये को घूर कर देखा। इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी और केवल हत्या का इरादा था। यांग ये मुस्कुराए और बोली, क्या तुमने कहा था कि अगर मैं वापस आऊंगी तो तुम मेरे पोते बनोगे? क्या तुम बात करने की हिम्मत तो करते हो लेकिन स्वीकार नहीं करते? तुम बात करने में बहुत अच्छे हो, है ना? मानशी की आकृति यांग ये के सामने आई और उसने कहा, मैं तुम्हारे एक एक करके दांत तोड़ दूंगा और फिर तुम्हारी जीभ काट दूंगा। मुझे देखने दो कि क्या तुम ऐसा करने के बाद भी इस तरह बोल पाओगे। चलो, यांग ये ने उंगली से उत्तेजक इशारा किया, जबकि उसके मुंह के कोनों में एक ठंडी मुस्कान फैल गई। रुको, मानशी अभी हमला करने ही वाला था कि मान युआन अचानक बोल पड़ा, यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई है और उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। तो आप सभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना? म्यूहे और बाकी लोगों ने भौहें सिकुड़ी और फिर म्यू किंगफेंग को देखा। म्यू किंगफेंग ने यांग ये को देखा। यांग ये मुस्कुराया और कहा, यह मेरे और उसके बीच का मामला है, इसलिए अगर मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता तो इसमें हस्तक्षेप न करें। बेशक, अगर वह मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता तो कृपया दूसरों को हस्तक्षेप करने से रोकने में मेरी मदद करें। बच्चे, चिंता मत करो। तुम दोनों के बीच की लड़ाई में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। म्यूहे ने यांग ये को देखा और कहा, हालांकि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अगर तुम उसके मुकाबले में नहीं हो तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यांग ये मुस्कुराए और सिर हिलाया, बेशक। इस बीच म्यूकिंगफेंग यांग ये के पास गया और कहा, उसे कम मत आंको। भले ही वह शायद ही कभी लड़ता हो, लेकिन वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। इसके अलावा मैन कबीला एक ऐसा कबीला है जो हजारों सालों से अस्तित्व में है। इसके संसाधन और भंडार असाधारण हैं। चाहे इसकी तकनीकें हों या खजाने, वे निश्चित रूप से उल्लेखनीय होंगे। इसलिए अपने प्रतिद्वंद्वी को कम मत आंको, ठीक है? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। म्यू किंगफेंग ने सिर हिलाया और फिर वह एक तरफ चली गई। मनशी हमला करने ही वाला था कि मन युआन ने उसे रोक दिया और कहा, अपने प्रतिद्वंद्वी को कम मत आंको। वह बच्चा कमजोर नहीं है, इसलिए लापरवाही के कारण हार मत जाना। इसके अलावा उसे मत मारो। उसे जिंदा रखो ताकि हम पता लगा सकें कि उसके पास क्या रहस्य हैं। मनशी ने सिर हिलाया और उसके मुंह के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं उसे नहीं मारूंगा। मैं धीरे धीरे उसके साथ खेलूंगा, जब तक कि वह मर न जाए, जब तक कि हम उसके छिपे रहस्यों को प्राप्त नहीं कर लेते। बाकी लोग एक तरफ हट गए और यांगी तथा मानशी के लिए लड़ने हेतु एक विशाल क्षेत्र छोड़ दिया। इस बीच हर तरफ से और भी अधिक लोग आ रहे थे। इसके अलावा दूर दूर से और भी अधिक लोग आ रहे थे। वह यांग मैन है, मैं उसे जानता हूं। उसने उस दिन यू वुशुंग और स्नो के विलाप के सफेद वस्त्रधारी वाइस मास्टर को मार डाला था। क्या बकवास है। वह अब वास्तव में मैन कबीले से लड़ रहा है। वह वास्तव में एक दुष्ट अस्तित्व है। मुझे निश्चित रूप से उससे दूर रहना चाहिए। आप सभी को कौन अधिक शक्तिशाली लगता है, यांग मैन या मानशी? मुझे नहीं पता। यांग मैन की ताकत बिल्कुल भी खराब नहीं है, लेकिन मानशी भी निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। किसी भी मामले में वह एक प्राचीन कबीले का सदस्य है। भले ही उसकी ताकत थोड़ी कमजोर हो, लेकिन उसका उपकरण कमजोर नहीं होगा, है ना? इसलिए यह तय करना मुश्किल है। बकवास बंद करो और बस देखो, वे शुरू होने वाले हैं। मनशी ने यांग ये को देखा और धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां भींच लीं और फिर उसने कहा, भले ही मेरी वह औरत मेरे कपड़ों या बर्तन या मेरी ही तरह थी, फिर भी वह अंत में मेरी ही औरत थी। फिर भी तुमने मेरी आंखों के सामने उसे मार डाला और मेरा अपमान भी किया। क्या तुम जानते हो कि मैं सच में तुम्हें मारना चाहता हूं? यांग ये ने अपनी हथेली पलटी और उसके हाथों पर गहरे सुनहरे रंग के दस्ताने दिखाई दिए। इसके अलावा दस्ताने के नीचे ड्रैगन के तराजू दिखाई देने लगे। उसने पवित्र भूमि में किसी को भी कम आंकने से इनकार कर दिया, खासकर तब जब वह अपनी असली ताकत नहीं दिखा सकता था। क्या तुम्हें पता है, मैं मानशी कुछ कहने ही वाली थी कि यांग ये ने अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और मानशी की ओर तेजी से गोली चलाई। उसने कहा, मेरी गांड को पहचानो। अगर हम लड़ रहे हैं तो लड़ो। यह सब बकवास क्यों है? यांगी की आवाज के साथ एक मुट्ठी भी थी जो चमकती हुई मानशी के सिर की ओर बढ़ी। मानशी का चेहरा पूरी तरह उदास हो गया और उसकी निगाहें भयानक हत्या के इरादे से भर गईं। उसने अपनी सांसें बर्बाद करना जारी नहीं रखा। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और फिर उसमें से एक लाल चमक निकली और वह सीधे यांग ये की मुट्ठी पर जा गिरी। यह एक आमने सामने की टक्कर थी। शरीर को परिष्कृत करने वालों के बीच लड़ाई आमने सामने की लड़ाई थी और परिणाम उनकी संबंधित ताकत और रक्षा से तय होता था। टकराना। जैसे ही उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं, जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और फिर टक्कर के बिंदु पर जगह जगह कुछ दर्जन बारीक काली दरारें दिखाई दीं।
जहां तक उनके पैरों के नीचे की जमीन की बात है, तो मुट्ठियां टकराने से पहले ही वह चूर्ण चूर्ण हो चुकी थी। इसके बाद एक क्षण का मौन छा गया। टकराना। वे दोनों उड़ रहे थे और उनके हर एक कदम से जमीन में गहरे पदचिह्न बन रहे थे। यांग यी की आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि उसने देखा कि मानशी का शरीर बहुत ही भयानक था। अगर यह केवल शरीर पर आधारित था, तो मानशी मोनाक दायरे और नीचे के गहनेगियों में सबसे मजबूत था। क्या आपके पास बस इतना ही है? मानशी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं बहुत निराश हूं, सच में निराश हूं। क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। तुमने पहले भी हमला किया है, इसलिए अब मेरी बारी है। बोलते समय उसका चेहरा सामने की ओर चमक उठा और वह तुरंत यांग ये के सामने आ गया और अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटक दी। यांग ये ने भी भौहें सिकुड़ी और आगे की ओर मुक्का मारा। यांग ये की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई जब उसकी मुट्ठी मानशी की मुट्ठी से टकराने वाली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानशी की मुट्ठी के आसपास की जगह वास्तव में ढह गई थी। अब मुट्ठी वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी। टकराना। दर्शक आश्चर्य से देखते रहे, क्योंकि यांग यी की आकृति प्रकाश की एक काली किरण में बदल गई जो पीछे की ओर उड़ गई। बहुत कमजोर, मानशी की आवाज गूंजी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।